Hello, my dear class 9th lovely students. Welcome to Step Up Academy. I am your social science educator Samir Tripathi, and here I am again with the first chapter of political science, that is what is democracy and why democracy. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो टर्म जो हम इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी पूरे टाइम हम चिल्लाते रहते हैं, या हिंदी में मैं बात करूं लोकतंत्र, तो आखिर ये है क्या। इसको बहुत डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे बिकॉज पूरा पॉलिटिकल साइंस जो है वो आपको इन्हीं टर्म्स पर बेस्ड मिलेगा, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। सो ज़रूरी है कि हम इन टर्म्स को बहुत डिटेल में समझें। एंड दिस फुल चैप्टर टेल्स अस अबाउट कि सर डेमोक्रेसी क्या होता है। अब आप कहेंगे कि सर डेमोक्रेसी के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं और डेमोक्रेसी हम जानते हैं रूल बाय द पीपल, बट क्या सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन डेमोक्रेसी को डिफाइन करने के लिए काफी है? डेफिनेटली नॉट सर, क्योंकि कई सारे ऐसे छोटे छोटे फीचर्स हैं जिनको हम नजरअंदाज कर देते हैं, जिन पे हम फोकस नहीं करते हैं। एंड दैट इज वाई डेमोक्रेसी का जो एक्चुअल फॉर्म है वो धीरे धीरे करके रिस्ट्रिक्ट होता जा रहा है कई सारी कंट्रीज में। तो वील ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आखिर सर डेमोक्रेसी होती क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, एंड कौन सी सिचुएशंस हैं जहां पर हम किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को परफेक्ट डेमोक्रेसी बोल सकते हैं, या कौन सी सिचुएशन है जिनके होने पर कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं कहलाएगी। कि सर क्या सिर्फ रेगुलर इलेक्शन करवाना डेमोक्रेसी है, या फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना भी जरूरी है? क्या सिर्फ वोटिंग राइट्स मिलना जरूरी है, या सबको इक्वल वोटिंग राइट्स मिलना वो जरूरी है? क्या सर इलेक्शन करवा के लीडर्स इलेक्ट कर लेना जरूरी है, या उनको वो पावर भी देना जरूरी है कि वो डिसीजन मेकिंग कर सके? एंड वी विल एनकाउंटर ऑल दीज क्वेश्चन थ्रू आउट दिस चैप्टर, और इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर करते हुए हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सर डेमोक्रेसी होती क्या है। सो व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाट आर इट्स बेसिक फीचर, इस पूरे चैप्टर में हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं बहुत डिटेल में। एंड नॉट ओनली बेसिक डिस्कशन विल डू, बट केस स्टडीज के थ्रू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि अलग अलग केस स्टडीज के थ्रू आप समझेंगे कि कैसे अलग अलग कंट्रीज में अपेरेंटली वो डेमोक्रेटिक तो दिख रही है और डेमोक्रेसी प्रैक्टिस हो रही है, बट इन रियल सेंस ग्राउंड लेवल पे अगर आप आकर देखें, द हार्श रियलिटी इफ यूल सी ना, तो वहां पर अभी भी डेमोक्रेसी परफेक्टली नहीं फॉलो की जा रही है, या कई ऐसे इनहेरेंट डिफेक्ट्स हैं जिनको हमें एड्रेस करने की जरूरत है। The aim here is to understand clearly the minimum basic features of a democratic form of government। और इस पूरे टॉपिक में हम समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिक मिनिमम फीचर्स क्या होते हैं किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। क्या सर सिर्फ लोगों को रूल वोटिंग राइट्स दे देना डेमोक्रेसी है, या फिर उसके आगे भी बढ़कर हमें कुछ देखना है? और उसके बाद एंड में हम टॉपिक को खत्म करेंगे ब्रॉडर डिस्कशन ऑफ डेमोक्रेसी को लेकर कि अभी जो डेमोक्रेसी की अंडरस्टैंडिंग है पीपल, वो बहुत ही लिमिटेड है हमारे पास, बट उसको हम और ब्रॉड सेंस में एक्सपांड करेंगे और हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी में और किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया जा सकता है। एक सिंपल हमने जो अभी तक सिनेरियो देखा है कि डेमोक्रेसी सर इट इज द मोस्ट प्रिविलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज फॉलोड ऑलमोस्ट इन मोस्ट कंट्रीज। अगर कुछ कंट्रीज को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा डेमोक्रेसी सबसे प्रिविलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और अभी भी ये एक्सपांड करता जा रहा है। और अगर हम आगे बात करें बट why it is so, what makes it better than other forms of government, कि सर ऐसा डेमोक्रेसी में ऐसा क्या है जो इसको दूसरी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बेटर बनाती है? तो पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि अलग अलग टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन सी होती हैं। तो सर सबसे पहली तो हमने बात की कि सर डेमोक्रेसी ही होती है। डेमोक्रेसी क्या है सर? रूल बाय द पीपल, कि लोगों को हम पावर दे रहे हैं कि वो रूल करें। फिर सर उसके अलावा और कौन कौन सी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं? तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि हमने बहुत कॉमनली सुनी है थ्रू आउट द रीसेंट सेंचुरीज, वो थी मोनार्की। सर मोनार्की क्या होती है? सर इट इज अ गवर्नमेंट वेयर अ सिंगल पर्सन, particularly monarch, rules the empire or country। कि सर मोनार्की इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पर राजा रूल करता है, किंग रूल करता है, वहां पर हम उसको मोनार्की कहते हैं। मोनार्की में आपको पता है कि लोगों के पास कोई चॉइस नहीं होती है अपने राजा को चुनने की, और राजा का जो रूल होता है वो हेरिडिटरी होता है। हेरिडिटरी का मतलब कि सपोज मैं राजा हूं तो मेरे आने वाली जो सक्सेसर पीढ़ी होगी या मेरा बेटा होगा वही अगला राजा बनेगा। सर मोनार्की में कोई भी स्कोप नहीं है कि लोगों को किसी भी फॉर्म ऑफ पावर शेयर दी जाए। हाँ, कुछ राजा लिबरल हो सकते हैं कि कुछ शेयर ऑफ पावर लोगों को दें, बट मेजर डिसीजन मेकिंग जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ राजा के द्वारा की जाती है। उसके बाद आती है एक नेक्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज नोन एज ओलिगार्की। ओलिगार्की की अगर हम बात करें तो ये काइंड ऑफ डेमोक्रेसी जैसी ही होती है बट नॉट डेमोक्रेसी। कैसे? कि सर
ओलिगार्की में जनरली क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल हैं, उनमें से कुछ हेड होते हैं अलग अलग ग्रुप के, वो साथ में आके डिसीजन मेकिंग करते हैं, बट यहाँ पे भी ज्यादा पावर जो है उन हेड्स के पास है और लोगों को उतनी पावर नहीं दी जाती है। ओलिगार्की अ गवर्नमेंट वेयर अ स्मॉल एलीट ग्रुप्स रूल्स ऑल ओवर सोसाइटी, कि सर एक छोटा सा ग्रुप, एक सिंगल मोनार्की में तो एक सिंगल पर्सन रूल कर रहा है, बट ओलिगार्की में एक छोटा सा ग्रुप, एलीट पीपल का एक ग्रुप जो है वो डिसीजन मेकिंग करता है और वो रूल करता है पूरी कंट्री को। एंड लास्टली हम आ जाते हैं डिक्टेटरशिप में। जैसे कि मैं नॉर्थ कोरिया की अगर बात करूं तो किम जोंग उन का नाम आपको याद आता है, और वहीं मैं जर्मनी की बात करूं तो अडोल्फ हिटलर। तो सर डिक्टेटरशिप इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पर मिलिट्री जनरल जो है वो रूल को रन करता है, कि आर्मी रूल जिस कंट्री में होता है दैट इज मिलिट्री जनरल रूल, और डिक्टेटरशिप सबसे आप कह सकते हैं कि अनएक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वो डिक्टेटर के अंडर में रहे, बिकॉज डिक्टेटर्स आर जनरली वेरी ऑटोक्रेटिक, और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी चलाते हैं और उसे पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपने जर्मनी में देखा कि हिटलर ने अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए यहूदियों को या ज्यूज को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। नॉर्थ कोरिया की मैं अगर प्रेजेंट डे में बात करूं तो आप देखते हैं कि किम जोंग उन ने कितना रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं लोगों के ऊपर, उनके पास बेसिक सिविल राइट्स भी नहीं है, एंड दे आर स्ट्रगलिंग अ लॉट to sustain in that country. So these are different forms of government. अब सर इनमें से अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताइए बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है, तो सर ऑब्वियसली डेमोक्रेसी की ही बात करेंगे, बिकॉज सर हम हैं जो पर्टिकुलर पर्सन के रूल से अफेक्ट हो रहे हैं। राजा है तो वो किसको रूल कर रहा है, लोगों को। उसकी पॉलिसीज किसके लिए बन रही हैं, सर लोगों के लिए। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं लोगों की नीड्स एंड डिमांड्स तो राजा को पता होनी चाहिए ना कहीं हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल तो होनी चाहिए। सर सिर्फ रूल्स बनते जा रहे हैं बट हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही हैं, हमारी नीड्स एंड डिमांड्स पूरी नहीं हो रही हैं, हमारे एस्पिरेशंस पूरे नहीं हो रहे हैं। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट रूल, सर नथिंग। सो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि जब रूल मेकिंग हो रही है या डिसीजन मेकिंग हो रही है तो उसमें लोगों को भी कहीं ना कहीं शेयर ऑफ पावर मिलना चाहिए, ताकि वो अपनी नीड्स एंड एस्पिरेशंस एक्सप्रेस कर सकें, और ये प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ प्रोवाइड कराता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर बात करें तो सर ये कुछ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं जिनके बारे में हमने बात की। उसके अलावा भी जैसे डेमोक्रेसी की बात हमने कर ली है, सोशलिज्म हमने रशिया में देखा, अगर आपको अपने 9th के सिलेबस याद आ रहा हो चैप्टर 2 में, सोशलिज्म या कम्युनिज्म, कि सर इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग होती है एंड वो लोगों को कंट्रोल करती है। हमने बात की थियोक्रेसी। थियोक्रेसी सर वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहां पर कंट्री जो है रिलीजन के लाइंस पर रन करती है। ठीक है, कंट्री इज रन बाय द रिलीजियस लाइंस, कि वहां पे रिलीजियस लॉज फॉलो होते हैं। जैसे हम बात करें पाकिस्तान या बांग्लादेश के बारे में तो वहां वो लोग रिलीजियस लॉ शरिया को फॉलो करते हैं, या मैं बात करूं वेटिकन सिटी तो वो क्रिश्चियनिटी के लॉज को फॉलो करते हैं और वो रिलीजन के हिसाब से ही रन की जाती है। कोलोनियलिज्म, सर जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पर कंट्रोल कर लेती है दैट इज कोलोनियलिज्म। टोटलिटेरियनिज्म, कि सर कंप्लीट रूल बाय वन पर्सन, इसको आप डिक्टेटरशिप से भी देख के बात कर सकते हैं कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप और टोटलिटेरियनिज्म काइंड ऑफ सेम हो जाती हैं, बिकॉज एक व्यक्ति सारी पावर अपने हाथ में ले लेता है एंड वो सारी पावर खुद ही एक्सरसाइज करता है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस वो खुद ही बनाता है एंड किसी से भी किसी प्रकार का कोई कंसल्टेशन नहीं करता है। एंड लास्ट इज एरिस्टोक्रेसी, जहां पर सर रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दे आर रूलिंग द होल सोसाइटी। सो These are some other forms of government जो हर जगह हमें देखने को मिलती है। तो इनमें से हमने अगेन फिर से देखा कि सर डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे लोगों को रियल चॉइसेस मिल रही हैं, जहां पे लोगों को एक स्कोप मिल रहा है कि वो आगे आकर डिसीजन मेकिंग का पार्ट बन सकें और अपने नीड्स और एस्पिरेशंस को एक्सप्रेस कर सकें। अब आ जाते हैं एकदम सिंपल डेफिनेशन पे डेमोक्रेसी की, कि बिफोर स्टार्टिंग द होल डिस्कशन हम एक डेमोक्रेसी की सबसे बेसिक डेफिनेशन पे आते हैं जो हमने अपने बचपन के दिनों से पढ़ी है, कि सर डेमोक्रेसी इट इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, पावर टू द पीपल। कि सर जनरली डेमोक्रेसी में क्या होता है कि आप अपने आप को रूल करते हैं थ्रू योर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड आउट ऑफ टू टर्म्स, डेमोस एंड क्रेटोस। डेमोस का मतलब होता है पीपल एंड क्रेटोस का मतलब होता है पावर या रूल। तो इसका मतलब क्या है कि सर पावर टू द पीपल, कि सर किस तरीके से लीडर इलेक्ट होने चाहिए, कौन लीडर आना चाहिए, पावर किस तरीके से सस्टेन की जानी चाहिए, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा, सर इट विल बी डिसाइडेड बाय द डेमोस, दैट मींस पीपल, और उन्हीं के पास अपने आप को रूल करने का पावर भी है। तो हम सिंपल शब्दों में जो बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, पीपल कैन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू वोटिंग सिस्टम। कि इलेक्शंस के थ्रू जनरली पीपल अपने रूलर्स को इलेक्ट करते हैं। देखिए डेमोक्रेसी का हमने क्या मतलब समझा कि पावर टू द पीपल, बट फिर हम रिप्रेजेंटेटिव क्यों इलेक्ट कर रहे हैं, ये सवाल एक आपके माइंड में आ रहा होगा। तो डेमोक्रेसी दो टाइप की होती है। ठीक है, एक होती है
डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है कि सर जिसमें लोग साथ में आकर खुद डिसीजन मेकिंग करें, ठीक है, जहां पर लोग साथ में बैठकर खुद डिसीजन मेकिंग करें। सर ये चीज पॉसिबल है ऐसी जगहों पे जहां पे पॉपुलेशन कंपैरेटिवली कम है। जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन कि मैं इंडिया की ही अगर बात करूं कि सर 133 करोड़ की पॉपुलेशन के बीच में क्या पॉसिबल है सबको साथ में एक टेबल पर लेकर आना और कोई डिसीजन मेकिंग कर पाना? सर सोच भी नहीं सकते हैं उस बारे में। तो इसी कारण से हम क्या करते हैं कि ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को हम एक रिप्रेजेंटेटिव दे देते हैं, ताकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए 543 मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं राइट नाउ, जो कि डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो सर 500 लोगों को साथ बिठाना इज कंपैरेटिवली पॉसिबल एज कंपेयर टू 133 करोड़ पीपल। सर नॉट पॉसिबल ना। तो इसी कारण से क्या होता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी छोटे छोटे ग्रुप्स जहां पर हैं वहां पर आप डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि सभी लोगों को साथ पे एक टेबल पे लेकर आए, सभी ने डिसीजन मेकिंग की और सहमति से डिसीजन हो गई। बट जिस जगह पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है वहां पे हमें फॉलो करनी पड़ती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कि सर सारे लोग तो डिसीजन मेकिंग में नहीं आ सकते हैं, पार्ट नहीं बन सकते हैं ड्यू टू द लार्ज पॉपुलेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल रिसोर्सेज की कमी के कारण। तो व्हाट वी डू, वी इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑन देयर बिहाफ। कि पीपल जनरली इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑन देयर बिहाफ कि सर 10 लाख लोगों पे एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर लिया थ्रू वोटिंग सिस्टम। तो अब क्या होगा कि उन 10 लाख लोगों का जो व्यू होगा वो एक रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट करेगा। तो कंपैरेटिवली it gets easier to bring so many divergent views together under a single roof by electing the representative। कि सर रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू इतने डाइवर्स व्यूज को साथ में लेकर आ पाना पॉसिबल हो जाता है एज कंपेयर टू कि सारे लोगों को हम साथ में लेकर आए। एंड दैट इज वाई हम जनरली इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को ही फॉलो करते हैं, ताकि हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करें। जनरली लोग ही पावर को वो कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, बट अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। और रिप्रेजेंटेटिव्स को कैसे इलेक्ट कर रहे हैं सर? थ्रू द मेथड ऑफ इलेक्शन और वोटिंग, ठीक है। This definition allows us to separate democracy from forms of government that are clearly not democratic। तो इस सिंपल सी डेफिनेशन में हम एक डिस्टिंक्शन तो कर सकते हैं, एक बेसिक डिस्टिंक्शन कि कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक है, कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है। जैसे अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं तो आर्मी रूल इन म्यांमार, कि सर म्यांमार में आर्मी रूल चल रहा है, तो क्या वो डेमोक्रेटिक है? डेफिनेटली नॉट सर, क्योंकि आर्मी के लोगों को पीपल ने इलेक्ट नहीं किया है, इलेक्शन नहीं हुआ है और वो उनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। और जो भी पावर में आ रहे हैं, जो भी उनका अपोजिशन कर रहे हैं, इवन उनको रोक दिया जा रहा है या मार दिया जा रहा है, ठीक है। सो ओनली आर्मी पीपल आर अलाउड टू रूल द कंट्री इन म्यांमार, ठीक। पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन। डिक्टेटर्स लाइक पिनोशे इन चिली आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। अब डिक्टेटरशिप की बात की, पिनोशे का एक स्टोरी है जो कि चिली में एक डिक्टेटर थे सर, वो भी किसी भी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि डिक्टेटर को सर अगेन कोई भी व्यक्ति चुन नहीं रहा है। किम जोंग उन को किसी व्यक्ति ने नहीं चुना है, वो खुद एक मिलिट्री डिक्टेटर बना है, सारी पावर अपने हाथों में हथियाई है एंड नाउ ही इज कंट्रोलिंग द कंट्री। This is also applies to the monarchies, the kings of Saudi Arabia। अब सऊदी अरेबिया की मैं बात करूं तो सर वहां का जो राजा है, वहां का जो किंग है, वो भी लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किया गया है, लोगों की चॉइस से नहीं आया है। वो राजा बना है जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्च्यू कि ही बिलोंग टू अ रॉयल फैमिली, और उसके पुरानी जो फैमिली लीनियज थी वो राजा थे, ठीक है। तो हेरिडेटरी सक्सेशन चल रहा है एंड दैट इज व्हाई ही बिकेम द किंग, because the people have chosen them to do so, but because they happen to be born into the royal family। अगेन जो मैंने बात बताई कि वो रॉयल फैमिली में बॉर्न हुए, इसीलिए वो सऊदी अरेबिया के राजा हैं, ना कि उनको लोगों ने चुना है। तो सर इन सारे एग्जांपल्स में हमें एक चीज बहुत कॉमन दिख रही है कि इन सारी जगहों पे लोगों ने अपने रूलर्स को इलेक्ट नहीं किया है। तो सिंपली वी कैन से कि जहां पर लोग अपने रूलर्स को इलेक्ट नहीं कर रहे हैं, दैट प्लेस कैन नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आई होप ये बात एकदम ही क्लियर हो गई है कि बेसिक लैंग्वेज में डेमोक्रेसी क्या है। बट सर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि बिफोर डिस्कसिंग द सिंपल मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी देयर आर वेरियस क्वेश्चन एंड इट नीडेड टू बी आंसर्ड। कि सर डेमोक्रेसी में जाने को, डेमोक्रेसी को डिस्कस करने से पहले, उसके फीचर्स को डिस्कस करने से पहले कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब देना शायद बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगेन जिन सवालों से मैंने अपना लेक्चर शुरू किया था वहीं पर मैं आपको वापस लेकर आऊँगा कि कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब देना ज़रूरी है कि सर वो डेमोक्रेसी है या नहीं है, उस चीज़ को ज़्यादा बेटर तरीके से समझने में। सवाल शुरू होता है सर सबसे पहला कि हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन। कि सर किन लोगों को हम रूलर कहेंगे, ठीक है, कौन से ऑफिशियल्स को हम रूलर कहेंगे, और विच ऑफिशियल मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। कि किन लोगों का इलेक्शन होना चाहिए? क्या सभी रूलर्स का इलेक्शन होना चाहिए, हर लेवल पे इलेक्शन होना चाहिए, हर एक व्यक्ति का इलेक्शन होना चाहिए, या सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों का इलेक्शन होना चाहिए, तभी उसको हम डेमोक्रेसी कहेंगे?
विच डिसीजन में बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स इन अ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में नॉन इलेक्टेड लोगों के द्वारा कौन से डिसीजन लिए जा सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि अभी भी इंडिया में जो मेजर डिसीजन इंप्लीमेंटेशन का काम है वो ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में होता है, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर्स, रेवेन्यू ऑफिसर्स, ऑल दीज ऑफिसर्स। क्या ये इलेक्ट होके आ रहे हैं? डेफिनेटली नॉट सर, ये एग्जाम देके और क्वालिफाई करके जा रहे हैं। बट सर डिसीजन मेकिंग या डिसीजन इंप्लीमेंटेशन में मेजर रोल तो उनका भी है। तो क्या हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है? दिस क्वेश्चन कम्स अप। तो सर कौन कौन इलेक्ट होना चाहिए? आखिर रूलर्स में कौन से रूलर्स इलेक्ट होने चाहिए, कौन कौन से ऑफिशियल इलेक्ट होने चाहिए जिनको हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहेंगे, या फिर जो नॉन इलेक्टेड रूलर्स है वो कौन से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं? सेकंड क्वेश्चन कम्स अप कि सर व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, कि सर किन इलेक्शंस को हम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कहेंगे? व्हाट कंडीशन शुड बी फुलफिल ड्यूरिंग इलेक्शंस, कि चुनाव के टाइम पे ऐसी कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि हम उस इलेक्शन को डेमोक्रेटिक इलेक्शन कह सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स। अब सर कौन लोग इलेक्ट कर सकते हैं? क्या सभी लोग इलेक्ट कर सकते हैं या सिर्फ कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल इलेक्ट कर सकते हैं? क्या बच्चे बूढ़े एक समान इलेक्ट कर सकते हैं या सिर्फ एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं या जो कुछ पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग हैं वो इलेक्ट कर सकते हैं? क्या मेल और फीमेल इक्वली इलेक्ट कर सकते हैं या उनको अलग अलग राइट मिलने चाहिए? तो इलेक्शन कौन कर सकता है, रूलर्स को इलेक्ट कौन कर सकता है? क्या सभी सिटीजन इसमें इंक्लूड होने चाहिए या कुछ सिटीजन को ये राइट नहीं मिलना चाहिए? एंड फाइनली व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी। क्या सर इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, अब अगर हमने सपोज एक गवर्नमेंट इलेक्ट कर ली तो क्या वो कुछ भी कर सकती है? क्योंकि उसको तो लोगों ने इलेक्ट किया है तो वो तो कुछ भी कर सकती है, तो वो तो डेमोक्रेटिक ही कहलाएगी ना। सर थोड़ा टिपिकल तो लग रहा है कि सर इतने सारे सवाल की, हाँ बात तो सही है कि हमने एक गवर्नमेंट को इलेक्ट किया एंड सडनली वो गवर्नमेंट ऑटोक्रेटिक हो गई। क्या वो लोगों के व्यूज को मान ही नहीं रही है? सपोज इलेक्शन किया, जनरली ऐसा होता भी है, आपने देखा होगा कि हमने नेताओं को इलेक्ट किया, ठीक है सर, अब नेताओं ने इलेक्ट होने के बाद लोगों की नीड्स एंड डिमांड्स को सुनना ही छोड़ दिया, देन व्हाट सर? तब भी क्या हम उसको डेमोक्रेटिक कहेंगे? पता नहीं सर। लोगों को क्या रेगुलर इंटरवल पे चॉइस मिलती रहनी चाहिए या फिर सब एक बार इलेक्शन हो गया वो गवर्नमेंट पूरे टाइम चलती रहनी चाहिए? सर नाइस क्वेश्चन। एंड लास्टली, इज इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन, कि क्या डेमोक्रेसी में लोगों को कुछ राइट्स मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, या सिर्फ गवर्नमेंट को हमने पूरी पावर दे दी तो गवर्नमेंट अब अपनी मनमानी चला सकती है और जो चाहे वो कर सकती है, क्योंकि लोगों ने चुना है ना सर अल्टीमेटली उसे। तो क्या गवर्नमेंट सब अपने आप कर सकती है या उसके बाद भी लोगों के पास कुछ राइट्स होने चाहिए? गवर्नमेंट की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए कि हम उसे डेमोक्रेसी कह सकते हैं? आई नो बहुत ही ऐसे माइंड बॉगलिंग क्वेश्चंस हैं ऑल ऑफ अ सडन कि सर अभी लास्ट स्लाइड तक तो एक सिंपल सी डेफिनेशन थी कि रूलर सिलेक्टेड बाय द पीपल, बट आउट ऑफ नोवेयर इतने सारे सवाल। एंड अब आप समझेंगे कि ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपने आप में भी बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ कंट्रीज में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो हो रही है, बट सर प्रॉब्लम कहां पर आती है कि डेमोक्रेसी के अपरेंट यूज के साथ साथ वहां पे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बहुत लार्ज स्केल में चल रही है, और इसी कारण से वहां पे जो प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं उनको हम डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते हैं पूरी तरीके से। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चंस और इनके जवाब भी हम ढूंढने की कोशिश करेंगे एक एक करके बाय डिफरेंट केस स्टडीज, जहां पर हम अलग अलग कंट्रीज में जाएंगे, वहां की केस स्टडीज को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सिचुएशन किस हिसाब से वहां पर चल रही है और उस पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह सकते हैं या नहीं कह सकते। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की कहानी के बारे में। पाकिस्तानी हम जानते हैं कि सर हमारा बहुत ही लविंग नेबर है, तो यहां पर भी कुछ स्टोरी ऐसी ही चली है जहां पर वो दिखने के लिए तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, बट एक्चुअली इट वाज नॉट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन रियलिटी, और हम समझेंगे आखिर वो किस तरीके से। तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो सर वहां की जो डेमोक्रेटिक जर्नी रही है वो एक रोलर कोस्टर राइड रही है, जहां पे एट डिफरेंट लेवल्स मिलिट्री कूप होकर मिलिट्री रूलर्स ने, मिलिट्री जनरल्स ने पावर को हथिया लिया और उन्होंने कुछ वक्त तक रूल किया। फिर वहां पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप हुई, फिर मिलिट्री रूल स्टार्ट हुआ एंड दिस रोलर कोस्टर राइड अल्टीमेटली 1999 में आकर रुकी परवेज मुशर्रफ जी पे, जहां पर 1999 में परवेज मुशर्रफ जी ने एक मिलिट्री कूप लीड किया अक्टूबर 1999 में और उन्होंने पाकिस्तान की पावर को अपने हाथों में ले लिया। ही वॉज अ मिलिट्री जनरल और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा के इन्होंने सारी पावर अपने हाथों में ले ली। उसके बाद क्या हुआ
He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. देखिए, चीफ एग्जीक्यूटिव अगर मैं इंडिया की बात करूं तो सुप्रीम एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या कि सर कोई भी रूल और रेगुलेशन अगर बन रहा है तो प्रेसिडेंट के असेंट के बिना वो पास नहीं होगा या वो लॉ नहीं बनेगा। तो चीफ एग्जीक्यूटिव का मतलब यही कि सर रूल्स एंड रेगुलेशंस बन तो गए हैं, बट इंप्लीमेंट होंगे कि नहीं होंगे, किस तरीके से होंगे, वो सब पूरा ख्याल कौन रखेगा? सर एग्जीक्यूटिव। तो इन्होंने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया और खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट पोस्ट होती है किसी भी गवर्नमेंट के अंडर। लेटर ऑन आप देखेंगे कि उन्होंने खुद की डेजिग्नेशन को प्रेसिडेंट में कन्वर्ट कर लिया कि सर ही वाज मिलिट्री जनरल, खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया और बाद में ये उस देश के प्रेसिडेंट बन गए। 2002 में उन्होंने एक रेफरेंडम कराया। रेफरेंडम क्या होता है कि सर कोई भी डिसीजन मेकिंग अगर गवर्नमेंट कर रही है तो वो कंट्री के सिटीजन्स के साथ रेफर करती है। रेफरेंडम कि सर सपोज मुझे कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस करना है, बट मैं चाहता हूं कि लोगों के विचार भी होने चाहिए, तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक अ रेफरेंडम। मैं वोटिंग करवाऊंगा लोगों, इस जनरल वोटिंग वो ऑनलाइन वे के हिसाब से हो सकती है, बैलेट पेपर्स के हिसाब से हो सकती है। एक जनरल वोटिंग, लोगों के विचार लेने की कोशिश करूंगा कि आखिर उनका मत क्या है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने एक रेफरेंडम कराया, जिसके बाद उनको 5 ईयर का एक्सटेंशन मिल गया। अब कई लोग मीडिया, वहां के जो मीडिया थे और वहां के जो लोग थे, उन्होंने कहा कि सर ये रेफरेंडम जो था ये होक्स था, ये सिर्फ दिखावे का रेफरेंडम था, क्योंकि लोग क्यों ही चाहेंगे कि एक मिलिट्री जनरल उनकी कंट्री को रूल करे। बट टू शो हिमसेल्फ एज अ लेजिटिमेट रूलर उन्होंने क्या किया कि सर एक रेफरेंडम कराया पाकिस्तान में, जिसके बाद उन्हें 5 साल का एक्सटेंशन मिल गया कि वो 5 साल कंटिन्यू कर सकते हैं एज अ प्रेसिडेंट। Referendum was criticized by Pakistani media, human rights organization and democratic activists as fraud. और अगस्त 2002 में he issued a legal framework order that amended the constitution of Pakistan, कि उन्होंने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और प्रेसिडेंट को सुप्रीम रूलर बना दिया। ठीक है, प्रेसिडेंट वाज मेड द सुप्रीम रूलर। और प्रेसिडेंट क्या कर सकता है कि अब नेशनल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जब चाहे तब डिसमिस कर सकता है। देखिए, इसको इमरजेंसी पावर कहते हैं, बट इस इमरजेंसी पावर को प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंटली यूज नहीं कर सकता है। अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया के अंदर भी जब तक सारे लेजिस्लेचर उन्हें रिटर्न एसेंट नहीं देंगे और उसको लोकसभा और राज्यसभा से पास नहीं किया जाएगा, तब तक प्रेसिडेंट इमरजेंसी नहीं लगा सकता है। बट इन्होंने ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास करके सारी पावर अपने हाथ में ले ली और इनको एक सुपीरियर पावर मिल गई कि अब ये किसी भी वक्त एक नेशनल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको डिसमिस कर सकते हैं। सर ये तो बहुत ही ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट हो गई। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इन्होंने एक काउंसिल बनाई विच वाज कॉल्ड द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, और मिलिट्री जनरल जितने भी थे, सारे मिलिट्री ऑफिशियल्स जो थे वो इसमें हेड करते थे। ठीक है, वो इसके हेड थे। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स वाज सेट अप बाय मुशर्रफ। और एनसीएस को क्या काम दिया गया कि सर अब सिविलियन कैबिनेट जो है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट की जो कैबिनेट है, उसका जो काम है वो कौन ओवरसी करेगा, कौन उस पर ध्यान रखेगा? सर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। नाउ जस्ट इमेजिन कि काम तो हमारे मोदी जी की गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन उसको पूरा रेटिफिकेशन या उसको पूरा ध्यान या पूरा ओवरसी या उसमें क्या चेंजेस होने चाहिए वो सब कौन बता रहा है? सर मिलिट्री जनरल। सर दिस थिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान बाय जनरल परवेज मुशर्रफ। एंड यू कैन सी कि सर दिस इज अल्टीमेटली व्हाट? सर ये एक डिक्टेटरशिप है, एक मिलिट्री जनरल का रूल है, एक डिक्टेटरशिप है, जहां पर जो कैबिनेट गवर्नमेंट है जिसको लोग इलेक्ट कर रहे हैं वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता है। और डिसीजन मेकिंग रादर कौन कर रहा है? सर आर्मी ऑफिशियल्स हु आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। अब इसको आप ध्यान से समझिएगा। आफ्टर पासिंग दिस लॉ, इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। जब ये सारे लॉ पास कर दिए गए तो परवेज मुशर्रफ जी ने इलेक्शन करवाए। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम कैबिनेट इलेक्ट करेंगे सेंटर और स्टेट की। सर इलेक्शंस हुए, लीडर्स इलेक्ट होके आए भी, but Pakistan has had elections, elected representative have some powers, but the final power rested with military officers and General Musharraf himself। कि सर उनको कुछ पावर दी गई कि ठीक है डिसीजन बनाइए आप, रूल बनाइए आप, बट अगर हमें पसंद नहीं आया तो हम उसे किसी भी टाइम पे रोक सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, हटा सकते हैं। नाउ जस्ट इमेजिन कि इलेक्शन तो हो रहे हैं बट रूलर्स के पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है? सर आर्मी जनरल के पास। Clearly there are many reasons why Pakistan cannot be called a democracy. नेशनल असेंबली एंड स्टेट मेंबर्स वर नॉट गिवन राइट टू टेक डिसीजन। कि सर जो इलेक्टेड असेंबलीज हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, उनके पास डिसीजन मेकिंग का कोई भी राइट नहीं है। डिसीजन मेकिंग का जो पावर है वो पूरी तरीके से आर्मी और एनसीएस के मेंबर्स के पास है, जो कि नॉन इलेक्टेड है। मुशर्रफ एंड हिज आर्मी ऑफिशियल्स एंजॉयड द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द फाइनल वर्डिक्ट ऑफ दिस सिचुएशन कि सर
Such authoritative situation happens in many dictatorship and monarchies. और पाकिस्तान ने इलेक्टेड गवर्नमेंट और इलेक्टेड पार्लियामेंट तो अपनाया, बट डिसीजन मेकिंग पावर उनको बिल्कुल भी नहीं दी. लोकल पीपल मस्ट होल्ड द पावर इंस्टेड ऑफ आर्मी ऑफिशियल्स, और एक्सट्रीम पावर्स एक्सटर्नल पावर आउटसाइड द नेशनल बाउंड्रीज. की सर डेमोक्रेसी सबसे पहली चीज क्या कहती है कि पावर जो होती है वो लोगों के हाथों में होनी चाहिए, ना कि किसी आर्मी ऑफिशियल या अनइलेक्टेड पर्सन या फिर बाउंड्री के बाहर किसी एक्सटर्नल अथॉरिटी के पास. तो this brings us to the first feature of the democracy ki sir, in a democracy the final decision making power should be in the hands of elected leaders. कि सर डेमोक्रेसी हम तभी कहेंगे कि सर इलेक्शंस तो हमने करवा दिए, बट डिसीजन मेकिंग पावर हम उन लीडर्स को दे ही नहीं रहे हैं, तो किस काम की डेमोक्रेसी. सो हमारा सबसे पहला फीचर क्या कहता है कि सर डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो अल्टीमेटली इलेक्टेड लीडर्स के हाथ में ही होना चाहिए रादर देन नॉन इलेक्टेड लीडर्स. जैसा कि पाकिस्तान में हो रहा है कि सारी डिसीजन मेकिंग आर्मी कर रही है जो कि नॉन इलेक्टेड है. तो सर इसको हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं. कि परवेज मुशर्रफ जी ने ये दिखाने के लिए इलेक्शन तो करवा दिए, लेकिन सिर्फ इलेक्शन करवाना जरूरी नहीं है. इलेक्शन करने के बाद जो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट हुए हैं उनको वो पावर देना भी जरूरी है कि वो डिसीजन मेकिंग कर सकें, क्योंकि लोगों ने उन्हें अपने बिहाफ में चुना है. तो डिसीजन मेकिंग पावर भी उनके पास ही होनी चाहिए. सो दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि सर डिसीजन मेकिंग पावर शुड रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ द इलेक्टेड लीडर्स. ठीक है, आ जाते हैं अब सेकंड स्टोरी में कि पहला फीचर हमने समझ लिया पाकिस्तान की स्टोरी से. नेक्स्ट फीचर हम समझने की कोशिश करते हैं चाइना और मैक्सिको की स्टोरी से. सबसे पहले फोकस करते हैं चाइना की स्टोरी के ऊपर. चाइना की बात अगर हम करें तो वहां पर भी सर एक कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो प्रेजेंट की गई थी. रशिया के बाद सेकेंड कंट्री जहां पर कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है, इट वॉज इन चाइना. सर इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर. कि सर हर 5 साल में इलेक्शन हो रहे हैं, जो कि एक नॉर्मल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का टेन्योर है. ठीक है सर, अच्छी बात है, मतलब डेमोक्रेसी अच्छे से काम कर रही है, मशीनरी अच्छे से काम कर रही है. उनकी पार्लियामेंट का नाम क्या है सर? कानून गुओ रेमिनेन दियाबियो दाहुई. आई नो थोड़ा सा टिपिकल नाम है, बट याद रखिएगा कानून गुओ रेनमिन दियाबियो दाहुई नेशनल पीपल्स कांग्रेस. ठीक है, ये चाइनीज नाम है और इसका सिंपल नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस. इसके लिए हर साल इलेक्शन होते हैं, ये उनकी पार्लियामेंट भी है, ये उनकी पार्लियामेंट का नाम है पर्टिकुलरली. तो यहाँ के लिए हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं. द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. और इसी पार्टी के पास पावर है जिसको नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कम्युनिस्ट पार्टी CPC भी कहा जाता है. इसके पास पावर है कि ये कंट्री के प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकती है. नाउ यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट आ जाता है कि सर हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट भी है, इलेक्शन भी हर 5 साल में हो रहे हैं, बट आपने फोकस किया होगा कि डिसीजन मेकिंग की पावर किसके पास है? सर नेशनल पार्टी के पास, सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी के पास. इसका मतलब क्या सर? चाइना में सिंगल पार्टी रूल है, मल्टी पार्टी सिस्टम ही नहीं है. तो जब सर कंपटीशन ही नहीं है, लोगों के पास चॉइस ही नहीं है, तो वो इलेक्ट कहां से करेंगे? उसको डेमोक्रेसी में कैसे कह सकता हूं कि सर एक रेस है, उसमें 10 बंदे मेरे ही दौड़ रहे हैं. वो रेस कैसे राइट हुई? क्योंकि अल्टीमेटली जीतना तो मेरी ही पार्टी के व्यक्ति को है ना. कि सर नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी जो है 10 कैंडिडेट्स उसी के हैं, मुझे वो पार्टी पसंद नहीं है, बट मेरे पास ऑप्शन नहीं है. 10 के 10 कैंडिडेट उसी पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं या उसी से जुड़ी हुई पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं. सर इट कांट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी. यही चीज हो रही है चाइना में कि सर इसकी जो पार्लियामेंट है उसमें लगभग 3000 इलेक्टेड मेंबर्स हैं ऑल ओवर द चाइना, एंड कुछ जो है वो आर्मी से भी इलेक्ट किए जाते हैं ना. ये ठीक चीज अच्छी है कि चलिए आर्मी से भी इलेक्ट करके मेंबर आ रहे हैं. बट बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. कि सर इलेक्शन लड़ने से पहले क्या जरूरी है कि सर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल मिले उन्हें. कि सर अगर मैं एज अ कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाह रहा हूं तो मुझे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल लेना होगा, और जब उनका अप्रूवल मिलेगा तभी मैं इलेक्शन लड़ सकता हूं. मुझे खुद को उनके साथ जोड़ना पड़ेगा, और अगर मैं कोई इंडिपेंडेंट पार्टी भी बना रहा हूं तो वो अल्टीमेटली नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी के साथ ही मर्ज हो जाएगी. और सिर्फ वही लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं चाइना में जिनको नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी अलाउ करती है. ठीक है, तो नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा 8 और स्मॉलर पार्टी हैं जो कि उसकी ही सब्सिडरी पार्टीज हैं, और सिर्फ उसी के कैंडिडेट्स लड़ सकते हैं चुनाव, और कोई भी अलाउड नहीं है. द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी. और इसी कारण से गवर्नमेंट हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ही फॉर्म हो रही है. बात करते हैं मैक्सिको के बारे में. अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि सर यहाँ पे सिंगल पार्टी रूल है मल्टी पार्टी रूल के अगेंस्ट में. अब मैक्सिको में भी सेम सिनेरियो है. इसको समझते हैं कैसे कि सर मैक्सिको इज अ स्मॉल कंट्री. ठीक है, आप देखेंगे सदर्न
अमेरिका में, यहाँ पे हमें मैक्सिको देखने को मिल जाता है। मैक्सिको में स्टोरी थोड़ी सी ट्विस्टेड है। कैसे? सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930, मैक्सिको 1930 में आज़ाद हो गया था। उसके बाद हर 5 साल में, हर 6 साल में वहाँ पे इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अ मिलिट्री रूल, कंट्री में कभी भी कोई मिलिट्री डिक्टेटरशिप रूल नहीं आया। इलेक्शन हर साल लगातार हर 6 साल में होते हैं, कभी भी इलेक्शन डिले नहीं हुआ। सर वाह, परफेक्ट डेमोक्रेसी। बट अंटिल 2000, सर ट्विस्ट क्या कि 2000 तक, 1930 से लेके 2000 तक, 70 सालों तक सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी इलेक्शन जीतती थी। यहाँ पे मल्टी पार्टीज हैं, यहाँ पे अलग अलग पार्टीज हैं, बट हर इलेक्शन में हर साल सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी जीत रही है, विच इज PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। सर ये PRI क्यों लिखा है? क्योंकि मैक्सिको में जनरली हम नॉमेनक्लेचर को उल्टा लेके चलते हैं, जब हम एब्रीविएशन लिखते हैं तो उल्टा नॉमेनक्लेचर लिखते हैं, तो दैट इज वाई इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, तो वहां पे एक पार्टी है मैक्सिको में विच इज इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज ऑफ द अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। कि सर मीडिया को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया इस पार्टी ने, क्योंकि इतने लंबे साल तक था, तो मीडिया पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल जमाया और क्या किया गया कि अपोजिशन पार्टीज को हैरास किया जाने लगा। अपोजिशन पार्टीज की सारी एक्टिविटीज को बंद करा दिया गया, बैन कर दिया गया, सारी अपोजिशन पार्टीज को रोक दिया गया। और मीडिया ने क्या करना शुरू किया कि जो रूलिंग पार्टी है सिर्फ उसकी आइडियोलॉजीज को दिखाना शुरू किया, जैसा आज के न्यूज चैनल्स में होता है कि कुछ न्यूज चैनल किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ न्यूज चैनल किसी एक पार्टी को। मैक्सिको के सारे न्यूज चैनल PRI की बड़ाई कर रहे हैं और बाकी अपोजिशन पार्टीज की सिर्फ और सिर्फ बुराई कर रहे हैं। पोलिंग बूथ्स को कई बार इलेक्शन के टाइम पे शिफ्ट कर दिया जाता था। अगर आप देखें कि इलेक्शन जिस दिन हो रहा है, कई बार पोलिंग बूथ लास्ट मिनट पे चेंज कर दिया जाता था, जिसके कारण लोगों को वोटिंग करने में प्रॉब्लम होती थी। इलेक्शन हमेशा रिग्ड होते थे, लोगों को डराया धमकाया जाता था वोटिंग करने के लिए। किसके द्वारा? सर PRI के द्वारा। इवन अपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन। कि सर अपोजिशन पार्टीज इलेक्शन लड़ तो रही हैं बट वो कभी जीत ही नहीं पा रही हैं। The PRI was known to use many dirty tricks to win elections. All those who were employed in government offices had to attend its party meetings. कि सर लोगों के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं सबको फोर्स कर दिया जाता था कि अगर आपने हमारी मीटिंग नहीं अटेंड की और आपने अगर हमें नहीं वोट किया तो आपकी नौकरी हम ले लेंगे। स्कूलों में पेरेंट्स को, बच्चों को फोर्स किया जाता था कि आप सिर्फ और सिर्फ PRI को वोट कीजिए। कई सारी जगहों पे लोगों को डराया धमकाया जाता था कि सिर्फ और सिर्फ आप PRI को ही वोट कीजिए, एंड इलेक्शन वाज कंप्लीटली रिग्ड। तो सर चाइना में तो सिर्फ एक ही पार्टी थी, मैक्सिको में मल्टी पार्टी है, बट जो रूलिंग पार्टी है वो क्या कर रही है? वो लोगों को डरा रही है, वो धमका रही है और सारे वोट्स अपने पास लेकर आ रही है। तो इलेक्शन क्या है सर? फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज्ड टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर PRI। कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स पेरेंट्स को फोर्स करते थे कि आप सिर्फ और सिर्फ PRI को वोट करेंगे। ऐसा भी माना गया कि सर PRI बहुत लार्ज सम ऑफ मनी स्पेंड करता था, लोगों को पैसा बांटता था कि आप हमें वोट कीजिए। इन चाइना द इलेक्शंस डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस। अब दोनों का कंपैरिजन अगर हम करें तो चाइना की अगर हम बात देखें तो चाइना में कोई चॉइस ही नहीं मिल रही है, नो सीरियस चॉइस टू द पीपल। कि सर कैंडिडेट्स की तो चॉइस है, बट व्हाट अबाउट द पार्टी? सर पार्टी का कोई भी चॉइस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो चाइना में देयर इज नो चॉइस टू द पीपल, दे हैव टू चूज रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट अप्रूव्ड बाय इट। कि सर उन्हें एक ही रूलिंग पार्टी है, एक लौती पार्टी है, उसी से चूज करना है और उन्हीं के जो कैंडिडेट्स हैं उनको चूज करना है, उनके पास खुद का चॉइस नहीं है। वहीं मैक्सिको में चॉइस तो है, पीपल सीम टू रियली हैव अ चॉइस, बट इन प्रैक्टिस उनके पास कोई चॉइस नहीं है। कि सर मल्टी पार्टी सिस्टम तो है, अपोजिशन पार्टीज इलेक्शंस कंटेस्ट भी कर रही हैं, बट लोगों को फोर्सफुली फोर्स किया जा रहा है कि आप एक ही पार्टी को वोट कीजिए। इलेक्शन रिग्ड है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, फोर्स किया जा रहा है बाय एनी एंड एवरी मेथड, एंड बिकॉज ऑफ दैट लोग किसी और पार्टी को वोट कर ही नहीं पा रहे हैं। सर इलेक्शन दोनों केसेस में हो रहे हैं, लोग अपने लीडर्स को चुन भी रहे हैं और इलेक्टेड लीडर्स डिसीजन मेकिंग भी कर रहे हैं, बट इलेक्शन होने का जो तरीका है क्या वो डेमोक्रेटिक है? डेफिनेटली नॉट सर। सो दिस ब्रिंग्स अस टू आवर सेकंड क्वेश्चन कि क्या सिर्फ इलेक्टेड गवर्नमेंट को इलेक्ट करना ही डेमोक्रेसी है? डेफिनेटली नॉट सर। द वे गवर्नमेंट इज इलेक्टेड इज मच मोर इंपॉर्टेंट। होल्डिंग इलेक्शन ऑफ एनी काइंड इज नॉट सफिशिएंट। कि सर सिर्फ इलेक्शन कराना ही सफिशिएंट नहीं है। इलेक्शंस पहली चीज दे मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स। कि सर लोगों के पास रियल चॉइसेस होनी चाहिए बिटवीन डिफरेंट पार्टीज, बिटवीन डिफरेंट कैंडिडेट्स, बिटवीन डिफरेंट आइडियोलॉजीज, और वहीं पर लोगों के पास प्रॉपर चॉइसेस होनी चाहिए कि सर लोग अपनी इस चॉइस को फॉलो कर पाएं। कि सर चॉइस चलो मैक्सिको में दे भी दी, बट फॉलो ही नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी और को वोट कर ही नहीं सकते हैं।
So these two things we have understood from the story of China and Mexico, that sir, first thing people should be given choices कि आप अपने political choices आपको मिलने चाहिए, and second thing कि सर अगर political choices मिल रही हैं तो आप उसे follow भी कर पाएं, आप उसे use भी कर पाएं. अगर आप वोट कर ही नहीं पा रहे हैं, आप अपने लीडर्स को इलेक्ट कर ही नहीं पा रहे हैं, तो there is no use of that particular choice which was happening in Mexico. So this brings us to the second most important point, that sir, a democracy must be based on free and fair elections. ठीक है कि पहली चीज फ्री और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, और दूसरी चीज लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए, एंड तीसरी चीज कि सर जो रूलिंग पार्टी है वो हारनी चाहिए. देयर शुड बी अ फेयर चांस कि सर जो रूलिंग पार्टी है उसके हारने के चांसेस होनी चाहिए. ठीक है, एक पार्टी रूल कर रही है बहुत लंबे वक्त तक क्योंकि लोग उसे चाहते हैं, बट एक पार्टी रूल कर रही है क्योंकि जबरदस्ती फोर्स किया जा रहा है लोगों को उसके लिए वोट करने में. दोनों में डिफरेंस है. तो पीपल शुड बी गिवन रियल चॉइसेस, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, और जो रूलिंग पार्टी है उसके हारने के भी पूरे चांसेस होने चाहिए क्योंकि इलेक्शन फ्री और फेयर है. तो अगर वो लोगों के लिए काम नहीं करेगी तो डेफिनेटली इट विल लूज. ठीक है, तो दिस ब्रिंग्स अस टू द सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. आई होप ये बात यहां तक सबको पूरी तरीके से क्लियर है. अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि सर वोटिंग राइट्स किसको मिलने चाहिए. क्या सभी को वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए या कुछ लिमिटेड लोगों को ही वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए. तो वो हमें लेकर आता है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू. कि सर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बारे में आपने सुना होगा कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब होता है, इंडिया में जनरली जो फॉलो हम करते हैं, और भी कंट्रीज में होता है, बट इंडिया का एग्जांपल अगर मैं दूं तो आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे कि सर इन इंडिया पर्टिकुलरली ऑल द पीपल अबव 18 ईयर्स ऑफ एज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, सेक्स, रेस, रिलीजन, जेंडर आर फ्री टू वोट. उनको कोई नहीं रोक सकता है वोट करने से. कि अगर आप 18 प्लस हो गए हैं, एडल्ट हो गए हैं, तो आपको वोटिंग राइट्स मिलेगी इररिस्पेक्टिव आप कहाँ रह रहे हैं, किस जाति से बिलोंग करते हैं, किस धर्म से बिलोंग करते हैं, क्या खाना खाते हैं, किस स्टेट में रहते हैं. दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. बट सर, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डेमोक्रेसी कि सर अगर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर रहे हैं तो सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए ना, सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने का. बिकॉज डिफरेंसेस मे बी देयर कि हम 10 लोग हैं, शायद हम में से हर किसी को अलग रिप्रेजेंटेटिव पसंद है, तो वी शुड एटलीस्ट हैव द फेयर चांस टू इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव ना. बट कुछ कंट्रीज इलेक्शन करवा रही हैं, डेमोक्रेटिक इलेक्शन है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी हैं, बट वोटिंग राइट सबको नहीं मिल रहे हैं. जैसा मैं बात करूं सऊदी अरेबिया के बारे में, तो सऊदी अरेबिया में विमेन के पास 2015 तक राइट टू वोट नहीं था. मैं बात करूं सऊदी अरेबिया, और आप जानते हैं आज भी कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं, लाइक मैं अफगानिस्तान की बात करूं या मैं तालिबान के रूल की बात करूं, वहां पर तो विमेन को अभी भी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलते हैं. और पर्टिकुलरली अगर मैं वोटिंग राइट्स की बात करूं तो वो रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं उनके लिए कि दे कैन नॉट गो एंड वोट. सर इसको हम डेमोक्रेसी कैसे कह सकते हैं. सिर्फ सऊदी अरेबिया ही नहीं, मैं बात करूं एक आइलैंड कंट्री विच इज अफ्रीका की कंट्री की बात करूं, एस्टोनिया ये अफ्रीका के एरिया में पड़ता है. सर नॉट अफ्रीका, बेसिकली ये यूरोप में आता है, आई एम सो सॉरी, ये यूरोपियन एरिया में आता है. एस्टोनिया हैड मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू द रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट राइट टू वोट. कि सर एस्टोनिया में जो वोटिंग राइट्स हैं वो रशियन लोगों को नहीं दिए जाते हैं. कि अगर आप कहीं से फॉरेन से आके यहाँ पे रह रहे हैं, या सपोज इंडिया में भी कई सारे ऐसी कम्युनिटीज हैं जो बहुत सालों पहले आके इंडिया में बस गई हैं और अब उन्हें सिटीजनशिप राइट मिल गई हैं, तो ठीक है आप एस्टोनिया की सिटीजनशिप ले चुके हैं, नो डाउट. बट अगर आप रशिया से आए हैं या रशियन माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, तो सिटीजनशिप मिलने के बाद भी आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगी. कहाँ पर सर? एस्टोनिया में. वहीं पे मैं बात करूं फिजी की, जो फिजी सर एक आइलैंड कंट्री है. अगर मैं फिजी की बात करूं तो सर फिजी में द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजिनियस फिजीज हैज मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन. सर फिजी में दूसरी चीज फॉलो हो रही है कि जो लोकल फिजी के लोग हैं उनके वोट की ज्यादा वैल्यू है एज कंपेयर टू द पर्सन हु इज वोटिंग. लाइक अगर मैं इंडियन फिजी हूं कि सर मैं फिजी में जाके रह रहा हूं बट आई बिलोंग टू इंडिया, तो वोटिंग राइट्स तो मुझे भी दी गई हैं, बट मेरी वोटिंग राइट की वैल्यू कंपैरेटिवली कम है. कि सर मेरे वोटिंग राइट का वैल्यू, सपोज जो फिजी के लोग हैं वो वोट कर रहे हैं तो उनकी वैल्यू 2 है, बट मेरे वोटिंग राइट की वैल्यू सिर्फ हाफ है. कि सर जब 4 इंडियन एक कैंडिडेट को वोट करेंगे तब वो एक फिजियन के वोट के इक्वल होगा. सर वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दीज स्टोरीज कि सऊदी अरेबिया में विमेन को वोटिंग राइट नहीं है. एस्टोनिया में बाहर की किसी भी कम्युनिटी को जिसने सिटीजनशिप ले ली है उसको राइट नहीं है. फिजी में इक्वल वोटिंग राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं कि वोट की वैल्यू सर कम ज्यादा है. अब क्या हम इसे डेमोक्रेसी कह सकते हैं? सर डेफिनेटली नॉट सर. डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी. की डेमोक्रेसी सबसे पहले यही बात करती है कि अगर लोगों को पावर दी जा रही है तो हर किसी को इक्वल पावर दी जानी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्रॉपर्टी, जेंडर, रेस, रिलीजन.
कि सर मैटर नहीं करना चाहिए कि वो किस पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, बट जरूरी क्या होनी चाहिए कि हर एक व्यक्ति के पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए। दैट गिव्स अस द थर्ड फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी, और इसी से हम आ जाते हैं तीसरे फीचर पे जो कि डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट सर in a democracy each adult citizen must have one vote and each vote must have one value, कि सर वन वोट वन वैल्यू, हर व्यक्ति को इक्वल वोटिंग राइट्स मिलनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर आइडेंटिटी, एंड हर वोट की एक वैल्यू होनी चाहिए। तभी तो सर इक्वल रिप्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं, तभी तो सर आप इक्वली बात कर रहे हैं कि आप अपने लीडर्स को इलेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि अनइक्वल वोटिंग राइट्स अगर हम प्रोवाइड कराते हैं, जैसे मैं फ्रांस की बात करूं, हमने पढ़ा था, आपको याद आ रहा हो हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 में, कि फ्रांस में जब नेशनल असेंबली बनी थी तो उन्होंने सिटीजन्स को एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स में डिवाइड कर दिया था, कि जो सिटीजन्स टैक्स पे कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को वोटिंग राइट मिलेगी, जो नहीं कर रहे हैं वो पैसिव सिटीजन्स, और विमेन को भी वोटिंग राइट नहीं दी गई थी। तो सर सिर्फ एक बंच ऑफ पीपल अगर गवर्नमेंट को इलेक्ट कर रहे हैं या लीडर्स को इलेक्ट कर रहे हैं, तो हम कैसे मान लें कि वो हम सभी के नीड्स और एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर कि इलेक्शन होना जरूरी नहीं है, बट हर व्यक्ति को इक्वल वोटिंग राइट मिलना चाहिए, हर व्यक्ति उस इलेक्शन में इक्वली पार्टिसिपेट कर पा रहा है। दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लास्ट हम आ जाते हैं जिम्बाब्वे की स्टोरी पर। जिम्बाब्वे एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है, हम जानते हैं अफ्रीका में ये बिलोंग करती है, और काफ़ी लंबे वक्त से इन्होंने अपना स्ट्रगल भी चलाया था। जिम्बाब्वे इंडिपेंडेंट हुआ था 1980 में, ये भी कॉलोनियल रूल के अंडर में ही था, ब्रिटिश डच लोगों के अंडर में। 1980 में ये कंट्री फाइनली जाके फ्री हुआ, और ज़ानू पीएफ, वहाँ की जो एक फेमस पॉलिटिकल पार्टी थी ज़ानू पीएफ, उन्होंने यहाँ के पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट है उसको लीड किया था, और उन्होंने ही इस कंट्री को आज़ादी दिलाई थी। और उसी तरीके से, इसी कारण से आज़ादी के बाद ये पार्टी जो है बहुत फेमस थी और बहुत प्रसिद्ध भी थी, और लोग काफ़ी ज़्यादा इसको पसंद भी करते थे, तो इस पार्टी ने गवर्नमेंट भी फॉर्म की। सर इसके जो लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, उन्होंने कंट्री को रूल करना शुरू किया 1987 से, जब सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शंस हुए, तो रॉबर्ट मुगाबे जो इस ज़ानू पीएफ पार्टी के लीडर थे, उनको इलेक्ट किया गया एज अ प्रेसिडेंट, और उन्होंने 1987 से रूल करना शुरू किया। ही वॉज इनिशियली वेरी चेरिश्ड लीडर, लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। रेगुलर इलेक्शंस हमेशा होते थे जिम्बाब्वे में, और हमेशा हम देखेंगे कि ज़ानू पीएफ ही जीतती थी। बट प्रॉब्लम क्या है कि सर in Zimbabwe, President Robert Mugabe enjoyed popular support but also employed unfair practices in election. Again, although चूंकि लोग इन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो इन्होंने क्या करना शुरू किया, अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज करने शुरू किए, कि सर लोग तो मुझे पसंद करते ही हैं, ठीक है, इलेक्शंस को इन्होंने रिग करना शुरू किया, लोगों को फोर्स करना शुरू किया कि आप मुझे वोट कीजिए, इलेक्शंस को अनफेयर तरीके से जीतना शुरू किया। उनकी गवर्नमेंट ने कई सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस पास किए, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, जिसने प्रेसिडेंट की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, कि प्रेसिडेंट अब अपनी ऑटोनॉमी में कुछ भी कर सकता है, उसको किसी से भी कुछ भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। दिस मेड हिम लेस अकाउंटेबल, एंड अल्टीमेटली ये बहुत लेस अकाउंटेबल हो गए, कि इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल तो लीड किया, बट सर धीरे धीरे करके वही होता है ना कि सर पावर मिल गई है, तो अब उस पावर को ये अटेन करना चाहते हैं, और उसी पावर को अटेन करने के चक्कर में ये बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस अपना रहे हैं जो कि कंप्लीटली अनडेमोक्रेटिक हैं, एंड धीरे धीरे करके ये अथॉरिटेरियन रूल को एस्टैब्लिश करना शुरू कर रहे हैं, कि सिर्फ और सिर्फ इनकी अथॉरिटी चल रही है। सर इसका आउटकम बहुत अच्छा नहीं हुआ, एंड अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हैरास्ड एंड देयर मीटिंग्स डिसरप्टेड, कि अपोजिशन पार्टी को हैरास किया जाने लगा, उनकी मीटिंग्स को डिसरप्ट किया जाने लगा, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी को रोका जाने लगा, पब्लिक प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन को बैन कर दिया गया, कि आप अब गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ भी आप बातचीत नहीं कर सकते हैं। There was a law that limited the right to criticize the president, और एक लॉ भी बना दिया गया कि अगर आपने प्रेसिडेंट को ओपनली क्रिटिसाइज किया तो आपको जेल भी हो सकती है। The government ignored some court judgments that were against its and pressurized judges, कि सर इवन जुडिशरी जो है उसने जब गवर्नमेंट के अगेंस्ट में रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालने शुरू किए, उनके अगेंस्ट में बातें करनी शुरू की कि सर ये आप गलत कर रहे हैं, तो उन्होंने इवन जुडिशरी को अबॉलिश करना शुरू कर दिया, जजेस को फोर्स करना शुरू कर दिया कि सर आप सिर्फ और सिर्फ हमारे फेवर में ही रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालेंगे। आप समझ पा रहे होंगे कि कितना अथॉरिटेरियन ये रूल हो गया, कि एक व्यक्ति पूरी गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहा है, जुडिशरी को कंट्रोल कर रहा है, और अपनी अथॉरिटी को एक्सर्ट कर रहा है। सर अल्टीमेटली 2017 ने लोगों ने मिलकर उन्हें ऑफिस से बाहर निकाल दिया, उन्हें पावर से हटा दिया, एंड वहां पर एक न्यू गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई, कि सर लोगों ने कहा फाइनली अब इससे ज्यादा हम नहीं झेल सकते हैं। 30 सालों तक उन्होंने अपनी अथॉरिटेरियन रेजिम को चलाया, बट 2017 में फाइनली जिम्बाब्वे के पीपल ने एक ओपन अपराइजिंग किया, और प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे जी को पार्टी से बाहर फेंक दिया गया, पावर से बाहर निकाल दिया गया, एंड नई डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की गई।
सो सर दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट फीचर कि सर किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है, अब मैंने क्या बात की थी कि सर आखिरी सवाल जो हमने पूछा था कि जो गवर्नमेंट इलेक्ट हो गई है वो कुछ भी कर सकती है क्या, तो नहीं, क्योंकि सर अब बात तो आ गई ना कि सर गवर्नमेंट तो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हुई है, लोगों ने ही उन्हें चुना है, तो वो तो कुछ भी कर सकती है क्योंकि लोगों के बिहाफ में रूल कर रही है। बट दैट इज नॉट एब्सोल्युटली राइट। गवर्नमेंट को लोगों की नीड्स और एस्पिरेशंस का ध्यान रखना होगा, और कभी भी अगर लोग गवर्नमेंट का अपोजिशन कर रहे हैं तो लोगों को वो राइट मिलने चाहिए कि पीसफुली वो अपनी नीड्स और व्यूज को रख सकें और गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट भी कर सकें। देयर शुड बी सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी इंक्लूडिंग पॉलिटिकल अपोजिशन इन द पीरियड बिफोर इलेक्शन, कि सर पॉलिटिकल अपोजिशन का भी इक्वल राइट मिलना चाहिए। और यहीं से हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि स्टेट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो इलेक्ट हुई है उसे कुछ सर्टेन राइट्स जो हैं लोगों के वो प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे, जैसे फ्रीडम टू थिंक एंड एक्सप्रेस, कि आपकी थिंकिंग और आपको एक्सप्रेस करने के आइडिया को गवर्नमेंट नहीं रोक सकती है, क्योंकि अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी तो डेफिनेटली वो आपको ये राइट देगी कि आप अपने नीड्स, एस्पिरेशन, डाइसेंट को एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है, क्योंकि हमने गवर्नमेंट इलेक्ट की, ठीक है सर, 2 साल उन्होंने अच्छा काम किया, बट तीसरे साल से अगर वो काम नहीं अच्छे से कर रही है तो हमारे पास पूरी पावर होनी चाहिए कि हम उनका अपोजिशन कर सकें। सेकेंड चीज, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, कि हम अपने एसोसिएशन फॉर्म करें, लोगों को साथ में लेके आए, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक व्यू बनाएं, और हो सके तो अगले साल उन्हें पावर से हटाने का राइट भी हमारे पास होना चाहिए। एंड फ्रीडम टू प्रोटेस्ट एंड टेक पॉलिटिकल एक्शंस, और फाइनली कि हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर सकें और पॉलिटिकल एक्शंस ले सकें। ये सारी चीजें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अलाउ करनी चाहिए, और अगर ये सारी चीजें अलाउ नहीं हो रही हैं तो हम उसे किसी भी प्रकार से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते हैं। सो आई होप यहां तक आपको सारी बातें समझ आएं कि किस तरीके से सिर्फ गवर्नमेंट को इलेक्ट कर लेना इज नॉट द डेमोक्रेसी, ठीक है, सिर्फ गवर्नमेंट को इलेक्ट करना इज नॉट द डेमोक्रेसी, उसके अंदर भी कई सारी चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए, जिन गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना है, और अगर उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाएगा तो हम उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, जब हमने इन सारे फीचर्स के बारे में पढ़ लिया है तो हम समझते हैं कि प्रोटेस्ट एंड अदर पॉलिटिकल एक्शंस डू टेक प्लेस इन डेमोक्रेसी, एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, कि सर प्रोटेस्ट वगैरह सारी चीजें अलाउ होनी चाहिए, हर व्यक्ति लॉ के आगे इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, एंड these rights must be protected by an independent judiciary whose orders are obeyed by everyone. And lastly कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंडर एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी होनी चाहिए। सर जुडिशरी का काम क्या है? जुडिशरी का काम होता है ये ओवरसी करना कि सर रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, एंड इन केस रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे से फॉलो नहीं होते हैं तो जुडिशरी एक्शंस ले सकती है, कमांड कर सकती है कि सर पर्टिकुलरली यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स। होता है ना कि जब भी कभी हमारे कोई भी रूल या रेगुलेशन या लॉ वायलेट होता है तो हम पुलिस के पास जाते हैं, क्यों? ताकि वो उसको रिस्टोर कर सकें। तो उसी तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर ध्यान रखने के लिए कौन होती है? सर जुडिशरी। जुडिशरी का काम होता है कि सर गवर्नमेंट अच्छे से काम करे, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक ना करे, एंड उस कॉन्स्टिट्यूशन के रूल के अंडर रहते हुए सारे एक्शंस ले, सारे काम करे। A democratic government cannot do whatever it likes because उसको लोगों ने इलेक्ट किया है, तो जरूरी नहीं है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो भी चाहे वो कर सकती है। हमने ये बात की भी थी कि सर अब क्या, सर गवर्नमेंट तो लोगों ने इलेक्ट किया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो अब तो पूरी पावर उसके पास है क्योंकि लोगों ने उसको वो सहमति दी है ना, तो अब क्या वो कुछ भी कर सकती है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा हो सकता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को पावर लोगों ने दी है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो जो चाहे, उनके मन में जो भी आए वो कर सकें। क्यों? सर देर आर मेनी थिंग्स विच अ गवर्नमेंट नीड्स टू फॉलो, कि सर जरूरी नहीं है कि सिर्फ इलेक्शन प्रॉपरली हो जाए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इलेक्ट हो जाए, वहीं तक काम होता है। नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है कि वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को ओबे करें। जैसे सर इट हैज टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स। कैसे रूल्स? कि डिसीजन मेकिंग में सर मैक्सिमम लोगों को पार्ट होना चाहिए, प्लस जो माइनॉरिटीज हैं किसी भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट में। अब देखिए ऐसा होता है ना कि जरूरी नहीं है कि सभी लोग एक ही कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हो। इंडिया की हम बात करें तो इंडिया इज सच अ डाइवर्स कंट्री, और यहाँ पे इतनी सारी कम्युनिटीज रहती हैं, इतने सारे ग्रुप्स रहते हैं। तो सर उस केस में जो माइनॉरिटी ग्रुप है या जो लोकल लेवल ग्रुप है या जो छोटे छोटे ग्रुप हैं, उनको भी पावर इक्वली मिलनी चाहिए। और अगर उनको वो पावर नहीं मिल पा रही है तो ये गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट इंश्योर करे कि हर एक व्यक्ति को मिनिमम सस्टेनेंस ऑफ लिविंग मिलना चाहिए। ठीक है। एवरी मेजर डिसीजन हैज टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशन, कि सर
गवर्नमेंट इलेक्ट तो हो गई है, बट ऐसा नहीं है कि वो सारे डिसीजंस अपने आप से ले लेगी। नो, गवर्नमेंट को एक सीरीज ऑफ डिस्कशन करना पड़ेगा किसी भी डिसीजन पे आने के लिए। और आपने तभी देखा होगा कि किसी भी रूल को लॉ बनने में बहुत वक्त लगता है। पहले लोकसभा के सारे मेंबर, फिर राज्यसभा के सारे मेंबर, फिर सर प्रेसिडेंट से साइन होगा उसके बाद ही। और उसके अलावा कई बार कमिटीज भी बनती हैं जिन कमिटीज का काम होता है कि हम ये देखें कि ये जो रूल एंड रेगुलेशन बन रहा है ये किसी भी तरीके से किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को हार्म तो नहीं कर रहा है, ये किसी के और के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में तो नहीं है, क्या ये सभी को इक्वली बेनिफिट करेगा, इसका कोई भी मिसयूज हो सकता है क्या। ऑल दीज थिंग्स नीड्स टू बी चेक्ड बिफोर कोई भी डिसीजन मेकिंग हो। तो ठीक है सर, गवर्नमेंट इलेक्ट हो गई है, बट ऐसा नहीं है कि वो अपने डिस्क्रिप्शन पे कोई भी डिसीजन ले ले। गवर्नमेंट को अ सीरीज ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट करना पड़ेगा किसी भी डिसीजन पे आने से पहले, एंड कोशिश करनी होगी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव शुड बी कंसल्टेड बिफोर टेकिंग एनी पर्टिकुलर डिसीजन। इवन हर एक ऑफिस बियरर को भी उस डिसीजन मेकिंग का पार्ट होना चाहिए। सिर्फ इलेक्ट हुए ही नहीं, उसके अलावा भी, जैसे हम बात करते हैं ना ब्यूरोक्रेट्स की, हमने बात की कि सर ब्यूरोक्रेसी क्या होती है। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है सिविल सर्वेंट्स। आप आगे चल के अगर आप कोई भी बनना चाहता है तो सिविल सर्वेंट्स का काम क्या होता है सर, वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। उनका काम होता है कि जो भी रूल एंड रेगुलेशन बना है उसको इंप्लीमेंट करना प्रॉपरली। तो अब अगर वो इंप्लीमेंटेशन का काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि डिसीजन मेकिंग में उनकी कोई चॉइस ली ही नहीं जा रही है या उनकी कोई राय ली ही नहीं जा रही है। हर एक ऑफिस बियरर को उसकी प्रॉपर राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए और उन सबको इन्वॉल्व किया जाना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, तभी एक कॉन्क्रीट डिसीजन मेकिंग हो पाएगी, एक एक्सेप्टेबल डिसीजन मेकिंग हो पाएगी। रूलर्स इलेक्टेड बाय पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन, दैट इज डेफिनेटली वी अंडरस्टैंड। तो समरी डेफिनेशन क्या कह रही है हमें कि सर सबसे पहली चीज क्या है कि डेमोक्रेसी इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है सर, क्या इलेक्ट कर लिया वहीं पे काम खत्म हो गया? नहीं। उसके बाद लोगों ने जिन अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया है उन्हीं के पास पावर होनी चाहिए कि जितने भी मेजर डिसीजन मेकिंग होगी वो वही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स करेंगे। दूसरी चीज क्या कि सर इलेक्शन ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज देयर करंट रूलर्स। की सर इलेक्शन फ्री एंड फेयर चॉइस प्रोवाइड करना चाहिए लोगों को। इलेक्शन शुड नॉट बी जस्ट अ सिंबॉलिक इलेक्शन के नहीं सर, इलेक्शन नाम के लिए हमने करा दिया है, बाकी पावर में हर साल एक ही गवर्नमेंट आ रही है जैसे कि चाइना में हो रहा है या मैक्सिको में हो रहा है। इट शुड नॉट हैपन। देयर शुड बी मल्टी पार्टी सिस्टम। एंड सेकंड थिंग कि इवन अगर मल्टी पार्टी सिस्टम है और उसमें सिंगल पार्टी ही डोमिनेट कर रही है तो वो भी नहीं होना चाहिए। इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए कि अगर पीपल का मैंडेट है और वो पार्टी जीत रही है दैट इज कंप्लीटली फाइन, बट पीआरआई की तरह नहीं होना चाहिए जो कि मैक्सिको में हो रहा था कि सर एक ही पार्टी 70 सालों से इलेक्शन जीत रही है और वो पीपल की मैंडेट नहीं है, पार्टी लोगों को फोर्स कर रही है, अनफेयर मींस यूज कर रही है ताकि वो इलेक्शन को जीत सके। This choice and opportunity is available to all the people on equal basis। फिर हमने फिजी, एस्टोनिया, सऊदी अरेबिया की बात की थी जहां पे कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस को वोट नहीं मिल रहे थे, वोटिंग राइट्स नहीं मिल रहे थे। तो सर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि ये चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी जो है अपने लीडर्स को इलेक्ट करने की वो हर व्यक्ति को इक्वली मिलनी चाहिए, इक्वल बेसिस पे। वन वोट वन वैल्यू, दैट शुड बी द मोटो ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एंड लास्टली हम बात करते हैं द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट limited by basic rules of the constitution and citizens right। कि सर फाइनली जब गवर्नमेंट इलेक्ट हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। गवर्नमेंट शुड बी एंड मस्ट बी बाउंडेड बाय सर्टेन राइट्स एंड सर्टेन रेगुलेशंस व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कि सर गवर्नमेंट को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ बाउंडेशंस फॉलो करनी पड़ेंगी जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करता है और उसे लोगों को बेसिक मिनिमम राइट्स देने होंगे। गवर्नमेंट उन्हें डिनाई नहीं कर सकता है किसी भी तरीके से। तो ये समरी डेफिनेशन है, आपको बातें समझ आई होंगी। अब सर डिस्कशन यहां पे ये उठता है कि क्या डेमोक्रेसी ही सब कुछ है? डेमोक्रेसी के कोई ड्रॉबैक्स नहीं है? तो ऐसा नहीं है सर, डेमोक्रेसी के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। आप नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी इज अ परफेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जिनके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। कि आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, कि सर डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में भी तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए ना, कि हम सब सिर्फ और सिर्फ उनकी अच्छी बातें ही करेंगे। तो बात करते हैं अगर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, तो वी हैव लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। सबसे पहली चीज क्या कहते हैं लोग कि सर डेमोक्रेसी में लीडर्स कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं। एंड ऑब्वियसली दैट इज द मोस्ट ऑब्वियस थिंग दैट हैपेंस कि हर 5 साल या 6 साल में इलेक्शन हो रहे हैं एंड लीडर्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं।
तो एक लॉन्ग रन में पार्टी पॉलिसी फॉर्मुलेशन नहीं हो पा रहा है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि सपोज आई एम अ लीडर राइट नाउ, 5 साल बाद मेरे अलावा कोई और लीडर आएगा, तो मैंने किसी प्रोजेक्ट का फाउंडेशन तो किया, उसको स्टार्ट भी किया एंड वो इंप्लीमेंटेशन स्टेज में आ गया, बट द नेक्स्ट लीडर माइट बी कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट पार्टी विद डिफरेंट आइडियोलॉजी, तो वो मेरी उस डिसीजन मेकिंग को अग्री नहीं करना चाहता या एक्सेप्ट नहीं करना चाहता या फॉलो नहीं करना चाहता है, तो ही इज ट्राइंग टू सबवर्ट दैट डिसीजन और वो अपनी नई पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। अब सर जब तक मैं वो गवर्नमेंट को नई पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगी, इंट्रोड्यूस करेगी, तब तक फिर से इलेक्शन आ गए। सर एक लॉन्ग रन में एक विजनरी पॉलिसी जो है वो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही, और उसके कारण कई बार ऐसा माना जाता है कि डेमोक्रेसी में एक कॉन्क्रीट डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही है और ऐसी पॉलिसीज नहीं बनाई जा पा रही हैं जो लॉन्ग रन में लोगों को फायदा प्रोवाइड करें या उनका वेलफेयर करें। ठीक है सर, सेकेंड रीजन क्या है? Democracy is all about political competition and power play. There is no scope for morality, and that is somewhere true we are seeing right now. कि सर डेमोक्रेसी में चूंकि हम बात कर रहे हैं कि ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन हम करा रहे हैं, तो वहां पे सर पॉलिटिकल पार्टीज आपस में भिड़ रही हैं। अब उनका मेन मुद्दा क्या है सर? पावर को हथियाना, लोगों का वेलफेयर करना इज नॉट द उनका मेन मुद्दा, रादर उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि सर हम पावर को किस तरीके से हथियाएं, हम पावर में किस तरीके से आए, और उस चीज को करने के लिए मेनी अ टाइम्स दे आर यूजिंग मेनी अनफेयर मेथड्स। आप देखते हैं कि पॉलिटिकल कंपटीशन कितना डर्टी हो सकता है, कितना रूड हो सकता है, कितना भयंकर हो सकता है, एंड दैट इज हैपनिंग कि मोरालिटी को छोड़ के लीडर्स क्या कर रहे हैं? दे आर अपोजिंग फॉल्स एलिगेशंस अगेंस्ट ईच अदर, पावर प्ले कर रहे हैं, क्रिमिनल मूव्स अपना रहे हैं ताकि वो पॉलिटिकल पावर में रह सकें। जो लोगों का वेलफेयर है या जो लोगों को रिप्रेजेंट करने का मेन मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं ओवरशैडो हो जाता है इस पॉलिटिकल कंपटीशन या इलेक्टोरल कंपटीशन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर अब डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग, हमने लास्ट स्लाइड में ही बात की है कि डिसीजन मेकिंग में मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल शुड बी कंसल्टेड, ईच एंड एवरी पर्सन हु इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शुड बी इन्वॉल्व्ड इन द डिसीजन मेकिंग, तभी एक कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन मेकिंग हम कर पाएंगे। बट सर इतना टाइम लग जाता है उस चीज में, आप जानते हैं। अभी मैं अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, सर वुमेन रिप्रेजेंटेशन बिल ये पास हुआ है, इसका वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, आप एक बार देख भी सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बिल है ये, अभी अभी गवर्नमेंट ने पास किया है। तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन बिल ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 1996 में, एंड यू वोंट बिलीव 1992 में भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, 1996 में भी इंट्रोड्यूस हुआ था प्रॉपर्ली। तब से लेके अब तक उस बिल को कोई भी पास नहीं कर पाया। फाइनली आफ्टर 27-30 ईयर्स उस बिल को पास किया गया 2023 में। नाउ जस्ट इमेजिन 30 साल लगभग लग गए एक बिल को लॉ बनने में। कैन यू अंडरस्टैंड? इतनी बार डिसीजन मेकिंग हुई, इतने सारे लोग कंसल्ट हुए कि सर लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा ने पास नहीं किया, राज्यसभा से पास हो गया तो लोकसभा डिसॉल्व हो गई, दोनों जगह से कोई सहमति मिल नहीं पा रही है। बिकॉज ऑफ विच क्या होता है कि सर डिसीजन मेकिंग जो है बहुत डिले हो जाती है। कई सारे ऐसे टॉपिक्स आते हैं जिनको इमीडिएट अटेंशन चाहिए, बट बिकॉज इतने सारे लोगों से हमें कंसल्ट करना है तो उसमें डिले हो जाता है, और कई सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स जो हैं वो इसके बीच में छूट जाते हैं। एंड लास्टली हम बात करते हैं कि इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। कि सर कई बार क्या होता है कि इलेक्टेड लीडर्स एक ब्रॉड आइडिया लेकर चलते हैं कि लोगों के वेलफेयर के लिए हमें क्या काम करना है, बट एक्चुअली लोगों को क्या चाहिए कई सारे लीडर्स को नहीं पता होता है। ऐसे अगर आप अपने आसपास भी देखें पॉलिटिक्स को, तो कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज अभी भी टैकल नहीं कर पा रही हैं। हम कितनी सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, बट स्टिल पॉलिटिकल लीडर्स उन चीजों को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने क्या बात की कि ठीक है सर, हमारा रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहाफ में डिसीजन लेगा एंड ही विल डू व्हाट इज बेस्ट फॉर अस, बट मेनी पॉलिटिकल लीडर्स आर कंप्लीटली अनअवेयर। और ऐसा होता है, आप देखेंगे कि कितने कितने साल बीत जाते हैं चुनाव के बाद में भी आपने कभी अपने रिप्रेजेंटेटिव को देखा हो या आप जानते भी हो उनका नाम कि सर हमारे यहाँ का विधायक कौन है, हमारे यहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है। अगर पता है बहुत अच्छी बात है, बट आप कितनी बार उनको आपने पब्लिकली देखा है, कितनी बार आपने उनको लोगों से इंटरेक्ट करते हुए देखा है, कितनी बार आपने उनका पब्लिक अपीयरेंस देखा है? सर कभी नहीं, बहुत रेयरली ऐसा होता है, किसी इवेंट में वो आ रहे हैं, दैट्स इट। बट लोगों के बीच में आकर वो बात नहीं कर रहे हैं, उनके इश्यूज को समझ नहीं रहे हैं। सो सर व्हाट इज द नीड ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? बात सिर्फ यहीं पे आकर नहीं रुकती है, देयर आर सम अदर इश्यूज एज वेल कि डेमोक्रेसी इट आल्सो लीड्स टू करप्शन, एंड बिकॉज ऑफ इट इलेक्टोरल कंपटीशन जो है वो बहुत डर्टी हो जाता है कि सर पार्टीज अपने इलेक्टोरल प्रचार प्रसार में लोगों के बीच में पैसे बांट रही हैं, वोट्स खरीद रही हैं जबरदस्ती। कई बार होता है कि लीडर्स इवन पैसों के लिए अपनी पार्टी को चेंज कर देते हैं, एक पार्टी के साथ वो कंटिन्यूसली जुड़ नहीं पा रहे हैं, एंड ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर देयर फॉर अ वाइल और अदर। तो ऐसी कई सारी चीजें हो रही हैं जिनका ध्यान हमें रखना पड़ेगा। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। कि सर ऑर्डिनरी पीपल, अब देखिए अब कई सारे लोग हैं जो वोट देने जा रहे हैं बट उन्हें पर्टिकुलरली पता ही नहीं है कि उस पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा क्या है। अब जैसे आप ही अपने आसपास में देखें तो आप देखेंगे कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, बट सर वोट करने से पहले इट इज इंपॉर्टेंट कि हम पहले उन पॉलिटिकल लीडर्स को जाने तो सही, उन पॉलिटिकल लीडर्स को समझें तो सही, उन पॉलिटिकल लीडर्स के बैकग्राउंड को समझें, उनके आइडियोलॉजी को समझें, उनके मैनिफेस्टो को समझें कि बेसिकली वो काम करने क्या वाले हैं। बट कई सारे लीडर्स पीपल जो हैं वो पार्टी या उसके मैनिफेस्टो या लीडर के बेसिस पे वोट नहीं करते, जस्ट देयर पर्सनल चॉइसेस या फिर दूसरे लोगों के इन्फ्लुएंस में आके दे आर गोइंग टू वोट। तो सर ये कैसे एक कॉन्शियस चॉइस हुई? नॉट एट ऑल। सो आई होप यू आर गेटिंग कि सर ये सारे पॉइंट्स जो हैं हमें कहीं ना कहीं सही लगते हैं कि सर डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी में सारी चीजें सही नहीं है। और भी हम बात करें अगर पॉइंट्स की तो डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकल सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। कि सर डेमोक्रेसी कोई मैजिकल सोल्यूशन नहीं है सारी प्रॉब्लम्स का। ऑब्वियसली हर कॉइन के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और उसी तरीके से डेमोक्रेसी भी वही कॉइन है जिसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो हैं बट उतने ही नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। तो क्या हमें डेमोक्रेसी नहीं अपनाना चाहिए? तो यहां पे बात आ जाती है कि हमें एक कंपैरेटिव स्टडी करनी चाहिए पहले। कैसी कंपैरेटिव स्टडी सर? कि अगर डेमोक्रेसी हम नहीं ले रहे हैं तो उसके अलावा और कौन कौन से चॉइसेस हैं हमारे पास, और उनके कंपैरिजन में थोड़ा बेटर कौन सा है। लाइक ऑब्वियसली बेस्ट के लिए तो हम नहीं बात कर सकते हैं, बट होता ना एक कंपैरेटिव चॉइस कि चलो सर इन सारों से बेटर ये है कि मेरी जो पर्टिकुलर चॉइस है उनमें से ये वाली जो डेमोक्रेसी है ये मुझे सबसे ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड करा रही है, एंड दैट इज व्हाई आई एम गोइंग फॉर दिस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी और दिस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फाइन, बट इसी कंपैरेटिव स्टडी में आपको एक चीज समझ आएगी कि ऑब्वियसली डेमोक्रेसी ने पॉवर्टी भी कई सारी जगहों पे एंड नहीं की है। ये एक आर्ग्यूमेंट और आता है कि कई सारी आप डेमोक्रेटिक कंट्रीज को देखें तो वो आज भी अंडर पॉवर्टी हैं, बहुत ज्यादा लार्ज स्केल में पॉवर्टी है, लोग भूखे। इंडिया की ही मैं बात करूं तो स्टिल पॉवर्टी इज वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस दैट इंडिया इज फेसिंग राइट नाउ। कि काफी ज्यादा पॉपुलेशन है जो अभी भी गरीबी के अंदर आती है। पॉवर्टी को हमें टैकल करना है और हम पॉवर्टी के साथ अभी भी जूझ रहे हैं। तो फिर क्या मतलब डेमोक्रेसी का कि अगर लोग पॉवर्टी के अंदर हैं, अभी भी वो गरीबी और इन सब चीजों से जूझ रहे हैं। Democracy as a form of government only ensures that people can take their own decisions. Now, democracy as a form of government, we have to understand कि people अपने decision ले सकें, but sir this does not guarantee that their decisions will be good. कि सर जरूरी नहीं है कि लोग सही डिसीजन लें। मे बी हमें कोई पॉलिटिकल लीडर ने पहले प्रॉमिस किया बट इलेक्शन के बाद वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या मे बी हमारा पर्सनल अफेक्शन है एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए बट उसके लीडर काम नहीं कर रहे हैं, बट ब्लाइंडली वी आर फॉलोइंग दैट पॉलिटिकल पार्टी या दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर। तो सर वो डिसीजन कहीं ना कहीं हमारे लिए सही नहीं है। तो हाउ वी कैन से कि सर डेमोक्रेसी इज अ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? तो यहीं पर आ जाते हैं कि सर इन्वॉल्विंग द पीपल इन दीज डिसीजन डज लीड टू डिलेज इन डिसीजन मेकिंग. It is also true that democracy leads to frequent changes in leadership and sometimes this can set back big decisions and affect government efficiency. और इन चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन कर चुके हैं कि डिसीजन मेकिंग में कई बार डिले हो जाता है, लोगों को इन्वॉल्व करने से बहुत ज़्यादा लंबा टाइम चला जाता है, और कई बार किसी इमीडिएट फैक्टर के ऊपर जब हमें फोकस करके रूल एंड लॉ बनाना होता है तो वो हम नहीं कर पाते हैं। तो सर फिर अब हम करें क्या? सबसे बड़ा सवाल यही आता है, और हम अब सोच में डूब जाते हैं कि सर हमें करना क्या चाहिए। हमने सर शुरुआत तो की कि डेमोक्रेसी सारे फीचर्स भी पढ़ लिए, बट उसके ड्रॉबैक्स भी कई सारे निकल के आ रहे हैं कि सर ये मीठी गोली तो है बट इसके साथ साथ कई सारे इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, तो हमें ये लेनी चाहिए कि नहीं? It is democracy better than other forms of government that are there for us to choose from? We need to think upon कि सर क्या ये सही है? क्या डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिससे हम चूज कर सकते हैं, या फिर हमें किसी और गवर्नमेंट के ऊपर फोकस करना है? तो आइए अब हम कोशिश करते हैं इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने की कि सर डेमोक्रेसी कैसे कंपैरेटिवली बेटर हो सकती है। आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी कि सर फेवर में क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहली चीज कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। कि सर सबसे पहली चीज क्या है कि लोगों की जो जरूरतें हैं ना उसको रिस्पॉन्ड करने में डेमोक्रेसी कई बार बाकी गवर्नमेंट से बेटर है। जैसे हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि चाइना में 1965-70 के आसपास एक बहुत बड़ा फेमीन आया था और चाइना की गवर्नमेंट उसे टैकल नहीं कर पाई। वहीं पे मैं इंडिया की बात करूं कि इंडिया में ऐसे फेमीन आए हैं नो डाउट, बट उसकी सिवियरिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा फोकस ही यही था कि वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे।
ठीक है। तो ऐसा कई जगहों पे देखा गया है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं पर्टिकुलरली वहां पर ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहां लोगों की नीड्स और डिमांड्स पे फोकस नहीं किया जाता है, रादर गवर्नमेंट इज स्टिकिंग टू इट्स पॉलिसीज। वहीं पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की मैं अगर बात करूं तो वो हमेशा कोशिश करेगी कि जब ऐसी सिचुएशंस आए तो वो कुछ ऐसे स्टेप्स ले जहां पर जो मैनेजमेंट है, जो डिस्ट्रक्शन का मैनेजमेंट है या जो लॉस का मैनेजमेंट है वो किया जा सके और कम से कम लॉस हो। तो ऐसा देखा गया है कि डेमोक्रेसी इज अ बेटर गवर्नमेंट देन अदर गवर्नमेंट्स बिकॉज वो लोगों की नीड्स और डिमांड्स के लिए अकाउंटेबल होती है, वो लोगों की नीड्स और डिमांड्स पर फोकस करती है। ऐसा नहीं है कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स ऐसा नहीं कर रही है। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी अपने लोगों की नीड्स और डिजायर्स पे फोकस करती है और उनकी नीड्स और डिमांड्स को अग्री भी कर सकती है, बट देन सर इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द रूलर कि वो लोगों के नीड्स पे फोकस करना चाहता है या नहीं। बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए डिसीजन लेंगे, तो वो डिसीजन कैसे होने चाहिए जिसकी हमें जरूरत है। तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पर्टिकुलरली क्या हो रहा है कि जो भी डिसीजन मेकिंग है उसे लोगों के लिए काम करना है या नहीं करना है, दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द रूलर्स चॉइस। वो अकाउंटेबल नहीं है लोगों के लिए बिल्कुल भी। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन, एंड इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है या डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग जो होती है वो कई सारे स्टेप से पास होकर जाता है। तो हमने क्या बात की कि सर ऑल्दो डिसीजन मेकिंग में टाइम लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि सर डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन डेलिबरेशन, कि सर डिबेट्स डिस्कशन और कंसल्टेशन के बाद ही किसी डिसीजन मेकिंग में हम आते हैं। तो चूंकि बहुत सारे पीपल, बहुत सारे लोग जो हैं डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हैं, वो अपने इनपुट्स दे रहे हैं, उसको रिव्यू कर रहे हैं, बार बार उसका क्रिटिक कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो एक एंड डिसीजन मेकिंग आती है वो वाइडली एक्सेप्टेबल होगी कि सर अगर सभी लोगों को इन्वॉल्व किया गया है या मैक्सिमम लोगों को इन्वॉल्व किया गया है तो ये जरूर सी बात है कि सर सभी लोगों के इनपुट्स उसमें हैं, तो कहीं ना कहीं आई कैन फाइंड एन एफिनिटी विद दैट पर्टिकुलर डिसीजन कि सर इसमें मैंने ये इनपुट दिया था और ये इस डिसीजन में मुझे दिख रहा है। सो अल्टीमेटली एक इररिस्पॉन्सिबल या एक जल्दबाजी में डिसीजन नहीं होती है, एंड दैट इज वाई गलत डिसीजन इंप्लीमेंट होने के चांसेस यहां पर बहुत कम हो जाते हैं। तो यहां पर अगेन हम दो और फीचर्स पे आ जाते हैं डेमोक्रेसी के। सबसे पहला फीचर क्या है कि सर अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अकाउंटेबल मतलब कि लोगों के लिए, लोगों की नीड्स और डिमांड्स के लिए और लोगों के द्वारा बनाई जा रही है। इसका मतलब ये कि सर अगर मैं कोई डिसीजन ले रहा हूं तो मैं उसके लिए आंसरेबल भी हूं, कि मैं गवर्नमेंट से सवाल कर सकता हूं। अगर मैंने अपने लीडर को चुना है तो मैं उससे सवाल भी कर सकता हूं, एंड वो उस लीडर की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेरे वेलफेयर के लिए काम करे। डेफिनेटली सर। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या हमने पढ़ा कि सर इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि सर डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी होती है ना वो इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति डिसीजन नहीं ले रहा है, मल्टीपल पीपल आर इन्वॉल्व इन दैट डिसीजन मेकिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट सर, बिकॉज ऑफ दैट हम देखते हैं कि इस डिसीजन मेकिंग के कारण कोई भी रैश या इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही है, एंड अल्टीमेट जो डिसीजन आ रहा है वो वाइडली एक्सेप्टेबल है। हाँ मे बी उसके अपोजिशन हो सकते हैं, बट कोशिश यही की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ पीपल शुड बी इन्वॉल्व इन दिस डिसीजन मेकिंग। ऑलराइट सर, तो ये दो चीजें तो हमें क्लियर हो गई कि हाँ सर यहाँ पे डेमोक्रेसी तो डेफिनेटली इट स्टैंड्स वेल ऑफ अगेंस्ट अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। उसके अलावा बात करें तो डेमोक्रेसी का एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि इट गिव्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस। कैसे? सर हम जानते हैं कि इंडिया की ही मैं अगर बात करूं कि सर इंडिया इज अ सोसाइटी जहां पे बहुत डाइवर्स काइंड ऑफ पीपल रह रहे हैं। डेफिनेटली सर, अलग अलग सोशल ग्रुप से, अलग अलग रिलीजियस ग्रुप से, अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप से, जो अलग भाषाएं बोल रहे हैं, अलग स्टेट्स में रह रहे हैं, अलग कस्टम और कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, अलग ड्रेस को फॉलो कर रहे हैं, अलग फेस्टिवल्स मना रहे हैं, अलग फूड्स को फॉलो कर रहे हैं। उनके इंटरेस्ट भी अलग अलग हो सकते हैं, एज वेल एज उनके जोग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से उनकी नीड्स एंड डिमांड्स भी अलग अलग हो सकती हैं। डेफिनेटली सर, तो इतनी डाइवर्स कंट्री में हम उस जो एक इशू या एक कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन अराइज हो सकता है उसको कैसे डील करेंगे? बिकॉज ऑब्वियसली जब सर बहुत सारे डाइवर्जेंट व्यूज के लोग एक साथ रहेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इंडिया का तो एग्जाम्पल तो इसमें सबसे आगे है, क्योंकि इंडिया को आप जानते हैं कि इंडिया इज सच अ कंट्री जहां पर कितने वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ पीपल आर लिविंग। ठीक है, उन सबके इंटरेस्ट अलग हैं, उन सबके सोचने का तरीका अलग है, उन सबके पॉलिटिकल व्यूज अलग हैं। तो उस केस में तो सर डेफिनेटली एक डिस्ट्रस्ट, एक कॉन्फ्लिक्ट और एक प्रॉब्लम अराइज हो सकता है।
द प्रेफरेंसेज ऑफ वन ग्रुप कैन क्लैश विद दोज ऑफ द अदर ग्रुप्स, कि सर एक ग्रुप का प्रेफरेंस दूसरे ग्रुप के साथ क्लैश कर सकता है, तो यहां पर सर तो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन अराइज होगा। उसके लिए क्या करना होगा, तो सर डेमोक्रेसी क्या हमें अलाउ करता है कि हम सारे डिसीजन मेकिंग को एक साथ कर सकें या सभी ग्रुप्स को साथ में एकोमोडेट कर सकें। देखो एक सोल्यूशन क्या है इस चीज का कि सर मेजॉरिटी ग्रुप को दे देते हैं पावर कि सर वो माइनॉरिटी के ऊपर अपना रूल चलाए और उसको जो समझ आ रहा है, क्योंकि वो नंबर में ज्यादा है ना, तो ऑब्वियसली हमें उनकी बात सुननी पड़ेगी। बट सर इससे क्या होगा, माइनॉरिटी ग्रुप जो है वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगा, बहुत ज्यादा लेफ्ट आउट फील करेगा। एंड डेफिनेटली ये जो हुआ इंडिया और पाकिस्तान का आप केस हमेशा से देखते हैं कि एक कम्युनिटी मेजॉरिटी कम्युनिटी दूसरी माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर हावी हो गई, और उसके कारण क्या हुआ, उन दोनों के क्लैशेस के कारण दो अलग कंट्री बनी। अलग कंट्री तो बनी ही, उसके साथ साथ कितना ब्लड शेड हुआ, कितना वायलेंस हुआ, कितने लोग मारे गए, कितने लोगों के घर छूट गए, कितने लोगों को अपने घर छोड़ के भागना पड़ा। यू कांट इवन इमेजिन दैट एक्सटेंट ऑफ दैट वायलेंस एंड गोरी दैट टुक प्लेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो सर ये जो डिफरेंसेस हैं ये बहुत डिजास्टरस हो सकते हैं ना। यहीं पे डेमोक्रेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस तरीके से, सर डेमोक्रेसी इन डेमोक्रेसी नो वन इज अ परमानेंट विनर, नो वन इज अ परमानेंट लूजर। कि डेमोक्रेसी ये अलाउ करता है कि सर डिसीजन मेकिंग जो हो वो कॉम्पैक्ट हो, कंपैरेटिव हो, कंक्लूसिव हो। कैसे, सभी ग्रुप्स को इक्वल पावर दी जाए कि वो डिसीजन मेकिंग का पार्ट बन सके, एंड किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप को हम पूरी पावर नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा एवरी पर्सन इज गिवन इक्वल राइट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो हम सबके पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं। डेफिनेटली सर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होने से क्या फायदा है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर सकते हैं, खुद को अपनी बात को वहां ले जाकर रख सकते हैं और खुद भी एज अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उन्हें भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले बाय रिजर्वेशन। तो उससे क्या होगा कि ऑल दो वो नंबर्स में कम है, बट चूंकि उन्हें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है तो उनके लीडर्स अपनी कम्युनिटी की नीड्स एंड डिमांड्स को आगे पुट अप कर सकते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो या फिर गवर्नमेंट जॉब्स हो या फिर पॉलिटिकल एरेना हो, हर जगह पर उन्हें रिजर्वेशन भी प्रोवाइड कराई जा रही है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के अंदर, आप देखते हैं, ताकि एक इंक्लूसिव और कॉन्क्लूसिव डिसीजन मेकिंग की जा सके। सो इस पॉइंट पे डेमोक्रेसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जहां पे वो डिफरेंट डाइवर्जेंट व्यूज को साथ में लाके पीसफुली एकोमोडेट करती है। Different groups can live with one another peacefully in a diverse country like India. Democracy keeps our country together. And यही कारण है कि आप देखेंगे कि चूंकि हर एक ग्रुप को इक्वल पावर दी जा रही है, इसके कारण कोई भी डाइवर्जेंट या लेफ्ट आउट फील नहीं कर रहा है, एंड दैट इज वाई कोई भी क्लैशेस या कंफ्लिक्ट नहीं हो रहे हैं। तो it takes us to the other point of democracy or another feature of democracy, that sir democracy provides a method to deal with differences and conflicts। कि democracy पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि differences और conflicts को democracy easily solve कर सकती है। किसी एक ग्रुप को पूरी पावर ना देकर पावर को इक्वली डिवाइड किया जाता है हर कम्युनिटी के बीच में, ताकि हर एक कम्युनिटी रिप्रेजेंटेड फील करे, वो लेफ्ट आउट फील ना करे, एंड दैट इज वाई कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या कोई भी इशू अराइज ना हो। फाइन। Even if democracy does not bring about better decision and accountable government, it's still better than other forms of government। कि ठीक है, मान लेते हैं कि इकोनॉमिक पॉवर्टी को वो रिमूव करने में नहीं पॉसिबल हो पाई डेमोक्रेसी, या फिर वो उतनी अकाउंटेबल भी नहीं है, करप्शन है, इलेक्टोरल कंपटीशन है जो कि गलत है, बट स्टिल डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और कैसे? It brings dignity to its citizens. Ultimately, as a citizens, you can find that आप ज़्यादा dignified हैं, आपके पास ज़्यादा rights हैं, आपके पास ज़्यादा respect हैं। Compare yourself to the citizen of North Korea, जहां पे डिक्टेटरशिप चल रही है। उनके पास बेसिक राइट्स भी नहीं है, वो अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, वो उनको कुछ बोल नहीं सकते हैं, अपने व्यूज को रख नहीं सकते हैं, विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बट इंडिया में आपके पास एटलीस्ट ये फ्रीडम तो है। इंडिया में आप जो चाहें वो प्रोफेशन फॉलो कर सकते हैं, जहां चाहें वहां सेटल हो सकते हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं, अपने ओपनली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। तो पर्टिकुलरली आपकी जो डिग्निटी है वो मेंटेन की जा रही है, और वो कैसे की जा रही है? सर गवर्नमेंट कर रही है उस चीज को इंश्योर कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स आपको मिले हैं उन फंडामेंटल राइट्स को फॉलो किया जा रहा है, और उन्हीं राइट्स के चलते आपकी डिग्निटी, आपकी रिस्पेक्ट को मेंटेन किया जा रहा है, आपको बेसिक मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है वो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। एंड ये सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ही आपको मिल पाता है। क्यों? क्योंकि you are the decision maker people, and because if you are the decision maker, definitely you have the ultimate power कि जहां पर आप अपने व्यूज, अपने आइडियाज को रिप्रेजेंट कर सकें, उनको प्रेजेंट कर सकें और अपने व्यूज के लिए प्रोटेस्ट भी कर सकें।
तो हम देख रहे हैं कि सर डेमोक्रेसी इट इज अ गवर्नमेंट जहां पर वो बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, कि हर एक व्यक्ति को पॉलिटिकली इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, हर एक व्यक्ति के पास पॉलिटिकली इक्वल वोटिंग राइट्स होने चाहिए और इक्वल रिप्रेजेंटेशन राइट्स भी होने चाहिए। अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक राइट है कि एवरी पर्सन हु इज अ वोटर कैन ऑल्सो बिकम अ रिप्रेजेंटेटिव, कि सर अगर आप एक वोटर हैं तो आप एक रिप्रेजेंटेटिव भी बन सकते हैं। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा सारी चीजें नहीं चाहिए या कोई एक्स्ट्रा आपको क्वालिफिकेशंस नहीं चाहिए, यू जस्ट नीड टू बी अ वोटर। बस हाँ, डिफरेंस आता है एज का, कि फॉर बीइंग अ वोटर यू हैव टू बी 18 ईयर्स ओल्ड और फॉर बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकसभा यू हैव टू बी, और विधानसभा यू हैव टू बी 25 ईयर्स ओल्ड, कि 25 ईयर्स ओल्ड होने के बाद ही आप लोकसभा या विधानसभा के इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। तो डेमोक्रेसी इट इज बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। सेकेंड थिंग, पीपल आर नॉट सब्जेक्ट्स ऑफ अ रूलर। यहां पर लोग जो है वो प्रजा नहीं है, वो प्रजा नहीं है या वो सब्जेक्ट नहीं है, दे आर सिटीजन्स। इसमें डिफरेंस क्या है सर, कि सर जब एक सेंट्रल हेड रूल करता है तो वो टॉप टू बॉटम अप्रोच यूज करता है। टॉप टू बॉटम अप्रोच का मतलब क्या, कि सर डिसीजन मेकिंग एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कर रहा है और वो लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट कर रहा है। बट डेमोक्रेसी में लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं और उसको इंप्लीमेंट करवाते हैं अपने ऊपर थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, कि यहां पे पावर तो लोगों के पास ही है, वो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जस्ट एक नॉमिनल सिंबल ऑफ पावर है। तो कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि नेता जो है वो बहुत पावरफुल है या वो सिंबल है पावर के। नो, दे आर जस्ट आर रिप्रेजेंटेटिव जिन्हें हमने पावर दी है, जिन्हें एज अ पीपल हम इलेक्ट कर रहे हैं ताकि वो हमें सर्व कर सकें। हमें सर्व करना ये उनकी ड्यूटी है, इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सर्व अस, बिकॉज हम टैक्स पे कर रहे हैं, हम हर एक तरीके से गवर्नमेंट को सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एज अ पीपल इन अ डेमोक्रेसी यू हैव द पावर, कि सर डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा पावरफुल लोग ही होते हैं थ्रू देयर वोट्स। इवन वेन दे मेक मिस्टेक्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट, कि सर माना लोग कई बार ऐसी चॉइसेस कर लेते हैं जहां पर वो गलत हैं या जो चॉइसेस उनके लिए सही नहीं हो सकती हैं। बट सर वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, कि डिसीजन ले तो लोग ही रहे हैं ना। अब सर ऊपर से कोई डिसीजन हमारे ऊपर इंप्लीमेंट कर रहा है और फिर वो गलत हो रहा है तो समझ आता है कि सर उसने गलत किया, बट यहां तो लोग ही डिसीजन ले रहे हैं तो ऑब्वियसली ये उनके ही कंडक्ट के कारण हुआ है। तो इट हेल्प्स देम टू रियलाइज कि सर हम कहां पे गलत हो रहे हैं और अगली बार कैसे हम खुद को या उस डिसीजन को सही कर सकते हैं। फाइन, बात करते हैं कि फाइनली अब हम आ जाते हैं इस पूरे डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। हमने फॉर पढ़ लिया, हमने अगेंस्ट पढ़ लिया, तो फाइनली हम किस पॉइंट पे आए कि सर डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, कि सर डेमोक्रेसी दूसरी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से कंपैरेटिवली बेटर है इन एवरी सेंस, बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक, कि सर अपनी मिस्टेक्स को खुद करेक्ट करने का एक विंडो प्रोवाइड कराता है डेमोक्रेसी। कैसे, कि सर ठीक है कोई गलती हो भी गई, हमने किसी गलत लीडर को इलेक्ट कर भी लिया, कोई बात नहीं, हमारे पास अगले 5 साल बाद चॉइस है ना, हम उस पर्टिकुलर व्यक्ति को वोट नहीं देंगे and that will definitely correct our mistakes। तो डेमोक्रेसी इसलिए भी बेटर है बिकॉज वो हमें एक स्कोप प्रोवाइड कराती है। कैसी स्कोप, कि सर ठीक है हमसे कोई गलती हो भी गई, मान लेते हैं कि कोई गलती हो गई, बट जरूरी नहीं है कि वो गलती कंटिन्यू रहेगी। नो, क्योंकि रेगुलर इलेक्शन है, रेगुलर स्कोप है, रेगुलर चॉइसेस के हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। देयर इज अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन द मिस्टेक एंड देयर इज अ रूम फॉर करेक्शन, कि सर ठीक है अगर कोई मिस्टेक हो भी गई है, गवर्नमेंट ने कोई गलत रूल इंप्लीमेंट कर भी दिया है, तो वो स्पेस हमारे पास है डेमोक्रेसी में कि हम डिबेट करें, हम डिस्कस करें, हम उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करें और उस करेक्शन को सही करें। और आपने देखा होगा कि कई बार गवर्नमेंट को फोर्स किया गया है लोगों के द्वारा कि आपने एक गलत डिसीजन लिया है, आप उसको वापस लीजिए। फार्म लॉज की मैं बात करूं, बहुत रिसेंटली किसान आंदोलन जो हुए थे उसमें क्या हो रहा था कि सर फार्म लॉज इंट्रोड्यूस कर दिए थे गवर्नमेंट ने, बट फार्मर्स को वो पसंद नहीं आए। 1 साल तक उन्होंने उसका प्रोटेस्ट किया, फाइनली गवर्नमेंट को हार कर उस लॉ को वापस रिपील करना पड़ा। सो दिस इज द पावर ऑफ पीपल इन अ डेमोक्रेसी, दैट सर अगर कोई भी रूल या रेगुलेशन या कोई भी लॉ गलत बन रहा है तो उसको आप करेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार वो पास हो गया तो उसको हटाया नहीं जा सकता, उसको डेफिनेटली हटाया जा सकता है, एंड ये पावर भी लोगों के पास है। सो बाय स्टडीइंग ऑल दीज फैक्टर्स ऑल टुगेदर, आई होप आपके माइंड में क्लियर पिक्चर आ गई होगी कि डेमोक्रेसी क्या है, उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, एंड डेमोक्रेसी व्हाई इट इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन एनी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर प्रेजेंट टू अस और अवेलेबल टू अस। सो फाइनली आ जाते हैं हमारे कंक्लूडिंग पार्ट में कि ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। अभी तक हमने डेमोक्रेसी को एक मिनिमलिस्टिक वे में तो समझ ही लिया है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, और हमने डेमोक्रेसी के मिनिमल फीचर्स को भी समझ लिया है।
और सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कौन सा है, हमने वो भी देखा कि सर इट इज रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट क्यों? क्योंकि सर हमने उसकी भी बात की कि सर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर पर्टिकुलरली मैं इंडिया जैसी कंट्री की बात करूं तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण सभी लोगों को एक साथ लेकर आ पाना पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज, मे भी सभी लोगों के पास उतना इंटरेस्ट ना हो, उतना स्किल ना हो, उतना टाइम ना हो, या फिर वो उतने कैपेबल ना हो कि साथ में बैठकर डिसीजन मेकिंग कर पाए। तो जस्ट बाय इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव दे आर गिविंग अ पर्सन टू इम्प्लीमेंट डिसीजंस ऑन देयर बिहाफ, कि उतने सारे लोगों के पोटेंशियल और सबके डाइवर्जेंट व्यूज भी हैं, तो जरूरी नहीं है ना कि सब एक साथ आ पाए। तो हम इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं ताकि वो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो में डिसीजन मेकिंग करें, और ऐसे डिसीजन मेकिंग करें जो कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हो, सभी लोगों की नीड्स और डिजायर्स को फुलफिल कर रहा हो, एंड एक मास पॉपुलेशन की इंटरेस्ट में हो। ये सारी चीजें तो पढ़ ली, बट सर क्या इसके बाद भी डेमोक्रेसी अप्लाई करता है, या डेमोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट तक लिमिटेड है? तो अभी तक हमने देखा कि जितनी भी हमने बात की वो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तक ही लिमिटेड था, कि सर डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बट ऐसा नहीं है, हम डेमोक्रेसी को कई सारे अलग अलग उसमें भी देखते हैं। डेली लाइफ की ही मैं बात करूं तो डेमोक्रेसी कई बार हमारे सामने आती है। जैसे हम कई बार बात करते हैं कि सर हमारी फैमिली में डिसीजन मेकिंग सिर्फ और सिर्फ हमारे फादर नहीं करते हैं, रादर जब भी हमें कोई एक मेजर डिसीजन लेना होता है तो हम सब साथ में बैठते हैं और एक डिसीजन पे आते हैं। कई सारे बच्चे बताते हैं कि सर हमें वो टीचर बिल्कुल पसंद नहीं है जो हमें बोलने नहीं देता है, रादर वी लाइक अ टीचर जो कि कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन मेकिंग करता है, जो स्टूडेंट्स से उनके व्यूज पूछता है और फिर एक डिसीजन लेकर उसको इंप्लीमेंट करता है। फाइन, तो हमें क्या समझ आया कि डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन एंड कंसेंट, कि सर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन सी होनी चाहिए जहां पे कंसल्टेशन और कंसेंट, सहमति हो रही है उन सब लोगों की जो उस पावर के प्ले से अफेक्ट हो रहे हैं। Those who are not powerful have the same say in taking the decision as those who are powerful, कि सर जरूरी नहीं है कि पावरफुल लोगों के पास ही डिसीजन हो या रिच लोगों के पास ही हो, सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए और डिसीजन मेकिंग में सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए। मे बी आप गरीब हो, मे बी आप रिच हो, मे बी आप पावरफुल हो, मे बी आप उतने पावरफुल या इन्फ्लुएंशियल नहीं हो, बट चूंकि हर एक व्यक्ति, हर एक इंडिविजुअल डेमोक्रेसी के अंदर उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो हर एक व्यक्ति को इक्वल पावर मिलनी चाहिए डिसीजन मेकिंग में और उनके कंसल्टेशन में उनको अपने व्यूज रखने की। एंड डेमोक्रेसी इज अ प्रिंसिपल दैट कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू एनी स्फीयर ऑफ लाइफ, कि सर डेमोक्रेसी सिर्फ गवर्नमेंट तक लिमिटेड नहीं है। प्लीज उसको ऐसा मत सोचिए कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट ओनली गवर्नमेंट, नहीं। आप इसे अपनी डेमोक्रेटिक लाइफ में देख सकते हैं, अपने नॉर्मल स्फीयर में देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या, एक कॉम्पैक्ट डिसीजन मेकिंग। वो आपकी क्लास ही हो सकती है कि सर 40 बच्चे हैं, कोई भी डिसीजन लेना है तो सभी लोगों को साथ में इन्वॉल्व किया जा रहा है, सबके मत लिए जा रहे हैं और फिर डिसीजन लिया जा रहा है, दैट इज डेमोक्रेसी। आप किसी पब्लिक स्फीयर में हैं और कोई पब्लिक डिसीजन लेना है, आप सभी लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, फिर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, दैट इज डेमोक्रेसी। आप फैमिली के अंदर ही बैठकर सब चर्चा करके कोई डिसीजन ले रहे हैं, दैट इज डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी इज नॉट लिमिटेड ओनली टू अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रादर इट कैन बी प्रैक्टिस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ जनरल लाइफ। Sometimes we use the word democracy not to describe any existing government but to set up an ideal standard that all democracies must aim to become, कि सर कई बार डेमोक्रेसी एक आइडियलिस्टिक फॉर्म को भी दिखाता है कि सर सिर्फ एक गवर्नमेंट नहीं। कई बार हम डेमोक्रेसी को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि वो एक आइडियलिस्टिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रेजेंट करे या एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन को प्रेजेंट करे। जैसे डेमोक्रेसी वो होगी जब कोई भी व्यक्ति भूखा सोने नहीं जाएगा, या हम बात करें डेमोक्रेसी वो होगी जब सभी लोगों को इक्वल राइट्स मिले, नॉट ओनली पॉलिटिकल राइट्स या सिर्फ वोटिंग राइट्स, रादर प्रॉपर एजुकेशन मिले, प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, प्रॉपर स्किल्स मिले, प्रॉपर जॉब्स मिले, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिले। ये सारी अपॉर्चुनिटीज जब सभी लोगों को इक्वली मिलने लग जाएंगी तब शायद हम डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करें। तो दूसरी चीज हम क्या सीख रहे हैं कि डेमोक्रेसी सिर्फ गवर्नमेंट के फॉर्म को नहीं दिखाती है, गवर्नमेंट एक ये आइडियलिस्टिक सिचुएशन को दिखाती है कि किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी अगर है तो वो सिर्फ गवर्नमेंट तक लिमिटेड नहीं है, वहां पे क्या सिनेरियो चल रहा है वो भी उस चीज को दर्शाती है। कि आइडियलिस्टिक सिनेरियो क्या हो कि सभी लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट हो, पॉवर्टी ना हो, सभी को प्रॉपर फूड मिल रहा हो, एजुकेशन मिल रहा हो, कोई भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन ना हो। एक ऐसी आइडियलिस्टिक सिचुएशन को भी डेमोक्रेसी जो है वो प्रेजेंट करती है। अब मैं मानता हूं कि सर जब ऐसी आइडियलिस्टिक सिचुएशन की हम बात करेंगे तो पॉसिबल नहीं है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहीं भी हमें इतनी आइडियलिस्टिक देखने को मिले। सो इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि सर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करने के लिए या डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए हमें एक कांस्टेंट एफर्ट करना होगा। कि सर हम कभी भी नहीं कहेंगे कि हम एक परफेक्ट डेमोक्रेसी बन गए हैं, वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। बट पॉसिबल क्या है कि हम कांस्टेंट एफर्ट्स करते रहें, लोगों के इनपुट्स लेते रहें और हर एक स्टेप में आकर ये कोशिश करते रहें कि सर हम
और बेटर कर सकें, जितनी सारी चीजें हो सकती हैं उनको टैकल कर सकें, उन चीजों को एड्रेस कर सकें. This require a constant efforts to save and strengthen democratic form of decision making. The fate of the country, now very important thing, lastly what we have to understand is कि सर हमने गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए वो तो देख लिया, बट सर पावर किसके पास है डेमोक्रेसी में? पावर तो सर पीपल के पास है. और ये सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन है विच आई वांट यू ऑल टू मेक कि सर डेमोक्रेसी के अंदर पावर जो है वो गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो पीपल के पास है, हम लोगों के पास है. और अल्टीमेटली हमारा कॉन्शियसनेस, हमारी डिसीजन मेकिंग, हमारा अवेयरनेस अफेक्ट करेगा कि गवर्नमेंट कैसे वर्क कर रही है, या हम ही कंट्रोल कर सकते हैं कि गवर्नमेंट कैसे वर्क करेगी. तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि किसी भी कंट्री के डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल होने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करते हैं? सर उनके सिटीजन. एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि एज अ सिटीजन आप अवेयर हो, आपको सारी जानकारी हो, आपके आसपास क्या चल रहा है, कैसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, कैसी पॉलिटिक्स चल रही है, गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रहे हैं, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, ताकि जब अल्टीमेटली आप अपना वोट करने जा रहे हो या अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने जा रहे हो तो आप एक कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन मेकिंग कर सकें, बिकॉज एवरी वोट मैटर्स. ठीक है. So the fate of the country depends not just on what rulers do, but mainly on what we as citizens do, because in a democracy it depends on the active political participation by all the citizens. कि सर democracy का मतलब ही है rule by the people या rule of the people, power to the people, कि हम ही हैं जो ultimately उस चीज को चला रहे हैं. तो पूरी चीजें गवर्नमेंट पे छोड़ देने से बात नहीं बनेगी. रादर व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमें भी उतना ही अवेयर होना पड़ेगा, हमें भी उतना ही सक्षम होना पड़ेगा, जानकार होना पड़ेगा, ताकि गवर्नमेंट जिसको हम इलेक्ट करें वो अच्छे से काम करे, इफेक्टिवली काम करें. So friends, this brings us to the end of our lecture. I hope you enjoyed the session. आपको बहुत मजा आया और काफी सारी चीजें समझने को भी मिली कि डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी क्यों फॉलो करना चाहिए, डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या होते हैं, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, और डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है एज कंपेयर टू अदर गवर्नमेंट्स. फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे, इसी टॉपिक को आगे ले जाकर चर्चा करेंगे और हम समझेंगे कि कैसे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हमारे यहाँ पे चलती हैं और कैसे अब ये जो डेमोक्रेसी है उसको फॉलो करने के लिए एक इलेक्शन होता है और वो पूरा इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कैसे अलग अलग फेजेस आते हैं और इस डेमोक्रेसी को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, द इनिशियल स्टेज कि रूलर्स को इलेक्ट करने के लिए मैकेनिज्म क्या है. उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में. सो पीपल स्टे ट्यून्ड. एंड अगर कोई भी कमेंट है, कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, कोई भी इनपुट है, प्लीज फील फ्री टू पुट योर डाउट्स, इनपुट्स एंड सजेशन इन द कमेंट बॉक्स. आई एम ऑलवेज ओपन टू ऑल. एंड मैं चाहता हूं आप अपने सजेशन दें ताकि हम और बेहतर तरीके से आपके एजुकेशन के लिए और एफर्ट्स कर सकें. सो पीपल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. हैव अ ग्रेट डे अहेड. थैंक यू वेरी मच पीपल.